तो नमस्कार दोस्तों, डेट है आज की 5 जून 2025 और स्वागत है आपका आज के करंट अफेयर डिस्कशन में। डिस्कशन शुरू करते हैं। सबसे पहले चलते हैं हमारे पहले आर्टिकल की ओर। हमारा जो पहला आर्टिकल है वो है अंतर सेवा संगठन अधिनियम 2023। क्या हमारा आर्टिकल है? आर्टिकल है अंतर सेवा संगठन अधिनियम 2023। 2023 का एक एक्ट है, इंटर सर्विस ऑर्गेनाइजेशन एक्ट 2023, उसके बारे में हम बात करने वाले हैं। क्या ये एक्ट है, क्यों लाया गया था, क्या काम है इसका, इन सब चीजों के बारे में बात करेंगे। तो सबसे पहले मैं आपको इसकी विशेषता और ये क्यों लाया गया था इसके बारे में बता देता हूं। बात करें इंटर सर्विस संगठन अधिनियम, इसे ISO एक्ट भी कहा जाता है। आई का मतलब होता है इंटर, एस का सर्विस, ओ का ऑर्गेनाइजेशन, अंतर सेवा संगठन अधिनियम 2023। अभी क्यों ये चर्चा में है? कोई भी आर्टिकल हम पढ़ रहे हैं, सबसे पहले हमें पता होना चाहिए कि ये न्यूज में क्यों है। न्यूज में इस वजह से है कि इसकी जो भी शर्तें थी, जो भी ये मतलब पूरी तरह से इसे लागू कर दिया गया था। ये बनाया गया था 2023 में था, परंतु इसे पूरी तरह से लागू नहीं किए गए थे। इसके कुछ नियम थे, कुछ रूल थे, कुछ रेगुलेशंस थे, वो लागू नहीं किए गए थे। परंतु अब है इसके सारे रूल्स रेगुलेशन थे वो नोटिफाई कर दिए गए हैं, यानी कि अभी जो ये अधिनियम है वो पूरी तरह से लागू हो चुका है। न्यूज आपको समझ में आ गई। यूपीएससी आपको कभी क्वेश्चन नहीं पूछेगी कि ये न्यूज में क्यों था, ISO न्यूज में क्यों था, ये यूपीएससी कभी क्वेश्चन नहीं पूछेगी। यूपीएससी क्या क्वेश्चन पूछ सकती है? अगर प्रीलिम में क्वेश्चन आया तो ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि भाई ISO क्या है, ठीक है, इसकी विशेषताओं के बारे में पूछा जा सकता है थोड़ा बहुत। मेंस में क्वेश्चन बनने की संभावना है, परंतु डायरेक्ट ISO से क्वेश्चन नहीं बनेगा। मेंस में अगर सिक्योरिटी के टॉपिक से क्वेश्चन बनता है तो भारत की आर्मी से क्वेश्चन बन सकता है, मतलब भारत की जो सेना है वो क्यों अभी पीछे रह रही है, क्या दिक्कत है, क्या मतलब एडवांसमेंट किया जा सकता है, वहां पर इसे एक एग्जाम्पल के रूप में यूज कर सकते हो। डायरेक्ट क्वेश्चन पूछे जाने की संभावना नहीं है। तो बात करें कि ISO है क्या, क्या फीचर्स है, इस एक्ट के बारे में बात कर लेते हैं। सबसे पहले बात करते हैं ISO की विशेषता के बारे में और क्या नियम है इसके बारे में बात करते हैं। विशेषता या नियम, तो मैं पहले ISO के बारे में आपको बताऊं। ISO क्या होता है? इंटर सर्विस ऑर्गेनाइजेशन एक एक्ट है। इसमें क्या होता है, जब आप कुछ एडवांस कंट्रीज के बारे में बात करते हो, एडवांस कंट्रीज कौन कौन सी है, जैसे कि चाइना है, US है, रसिया है, ये क्या एडवांस कंट्रीज है। यहां पे क्या होता है, यहाँ की जो आर्मी है ना काफी ज्यादा स्ट्रांग है, काफी ज्यादा मजबूत है। और ये जो आर्मी है, ये मान लो एक व्यक्ति यहाँ पे खड़ा है, यहाँ पे ये आर्मी है, इनकी आर्मी, ये एयरफोर्स और ये है नेवी। आर्मी, एयरफोर्स और नेवी, ये तीनों हैं वो एक व्यक्ति के अंतर्गत काम कर रही है। ऊपर एक व्यक्ति है, उसके अंडर में ये तीनों सेनाएं है वो काम कर रही है। तीनों सेना एक व्यक्ति के अंडर में काम कर रही है। इसका बेनिफिट क्या है? इसका बेनिफिट ये है कि ये जो आर्मी है ना पूरी तरह से कोऑर्डिनेट तरीके से काम करेगी। कोऑर्डिनेट तरीके से कैसे? कि भाई इनको कोई एक्शन लेना है, माना कि नेवी को कोई एक्शन लेना है, एयरफोर्स को कोई एक्शन लेना है, या फिर हमारी जो थल सेना उसको कोई एक्शन लेना है, तो ये तीनों आपस में बताएगी, ये इसको बताएगी, ये इसको बताएगी, ये इसको बताएगी। तो ये जो आदमी ऊपर बैठा है ना, ये इनको अच्छे से बताएगा भाई आप किस तरीके से काम कर सकते हो, इनका मैनेजमेंट कर सकता है, इनको बता सकता है आप इस प्रकार से काम करो, आप इस प्रकार से काम करो। तो ये जो इंटर सर्विस ऑर्गेनाइजेशन होती है, इसका मुख्य उद्देश्य यही है कि अभी जो हमारी आर्मी, नेवी, एयरफोर्स है, ये तीनों अलग अलग काम कर रही है, इनके बीच में कोऑर्डिनेशन नहीं है। कोऑर्डिनेशन का मतलब क्या है? इनके बीच में सहयोग नहीं है, ये आपस में मिलकर काम नहीं कर पा रही है। तो कई बार दिक्कतें देखने को मिलती है। जब युद्ध का टाइम होता है तो उस टाइम में दिक्कत ये मिलती है कि आर्मी अपना काम कर रही है, नेवी अपना काम कर रही है और एयरफोर्स अपना काम कर रही है। तो इनके बीच में कोऑर्डिनेशन के अभाव में ये तीनों अच्छे से काम नहीं कर पाती है। इनका जो पोटेंशियल होता है, जो क्षमता होती है, उसका रियल में ये यूज नहीं कर पाते हैं। इसलिए तीनों को एक ही छत के अंडर में लाने के लिए, एक ही व्यक्ति के अंडर में लाने के लिए ये एक्ट लाया गया है। ये जो भाई ऊपर सबसे ऊपर आता है थिएटर कमांड। अब ये थिएटर कमांड क्या होता है इसके बारे में हम जस्ट अभी आगे बात करने वाले हैं। इस थिएटर कमांड के तक पहुंचने के लिए ये जो पहला कदम है, मान लो ऊपर एक बिल्डिंग है, ये इसका लास्ट फ्लोर है, इस लास्ट फ्लोर के लिए जाने के लिए आपको पहले फ्लोर में तो जाना होगा ना, यहाँ पे जाओगे तभी आप यहाँ पे जा सकते हो।
जैसे कि आपको यूपीएससी क्रैक करना है तो प्रीलिम करना जरूरी है ना, इसी प्रकार से ये जो थिएटर कमांड है ये फाइनल यूपीएससी का सिलेक्शन है। यहां तक जाने के लिए ये जो है ना आईएसओ इंटर सर्विस ऑर्गेनाइजेशन अधिनियम ये प्रीलिम है, इसको करोगे तभी आप यहां पे जाओगे। तो ये पहला कदम है। तो इतनी बात आपको समझ में आ गई कि आईएसओ अभी क्यों जरूरी है। अब हम आईएसओ की कुछ विशेषताओं के बारे में बात करते हैं। आईएसओ के अगर विशेषताओं के बारे में बात करें, विशेषताओं के बारे में, तो क्या है आईएसओ की विशेषताएं? आईएसओ की सबसे पहली विशेषता है कि ये कमांडर इन चीफ, कमांडर इन चीफ। अब ये कमांडर इन चीफ क्या होता है? कमांडर इन चीफ होता है जो भी सेना होती है, जैसे कि आर्मी है, ठीक है, नेवी है, एयरफोर्स है, इनका जो हाईएस्ट अथॉरिटी होती है वो होता है कमांडर इन चीफ होता है। अब ये जो कमांडर इन चीफ है इसको ये जो आईएसओ अधिनियम है, आईएसओ कोई संगठन नहीं है, आईएसओ एक अधिनियम है। इस अधिनियम के तहत ये जो कमांडर इन चीफ है इसको पावर दी जाएगी, इसको ताकत दी जाएगी कि ये क्या करे, अनुशासन को बेहतर करे। किसके अनुशासन को बेहतर करे? सेना में जो अनुशासन होता है ना उसको बेहतर करे। जो आर्मी है, नेवी है, एयरफोर्स है, उनमें अनुशासन की व्यवस्था करनी हो तो जो आईएसओ है वो अनुशासन करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकता है। कि भाई कोई भी व्यक्ति अगर अनुशासन से पालन नहीं कर रहा है, कोई व्यक्ति है वो अनुशासन का पूरी तरह से पालन नहीं कर रहा है, तो उस पर एक्शन ले सकता है आईएसओ, और तुरंत एक्शन ले सकता है। ऐसा नहीं कि बहुत ज्यादा टाइम लग रहा है, सही से काम ही नहीं कर पा रहा है, सही से एक्शन भी नहीं लिया जा रहा है, ऐसा नहीं है। उस पर तुरंत कार्यवाही की जा सकती है, तुरंत एक्शन है वो लिया जा सकता है। अब तुरंत एक्शन किसके तहत लिया जा सकता है? तो तुरंत एक्शन है वो आईएसओ के द्वारा लिया जा सकता है। तो ये आईएसओ का मतलब आपको समझ में आएगा कि आईएसओ क्या करने वाला है। इतनी चीज आपको समझ में आ गई कि आईएसओ का काम क्या है, आईएसओ करने क्या वाला है। आईएसओ करने वाला है प्रशासन में सुधार करेगा। प्रशासन में सुधार कैसे कर सकता है? प्रशासन में सुधार करने के लिए आईएसओ क्या करेगा? तुरंत एक्शन ले लेगा, अनुशासनात्मक कार्यवाही करेगा। तो ये बात आपको समझ में आ गई होगी कि आईएसओ दरअसल करने वाला क्या है। दूसरा इसका फैक्टर ये है, दूसरी विशेषता ये है कि अनुशासन से संबंधित जो मामले होंगे, अब अनुशासन से संबंधित कौन कौन से मामले हो सकते हैं? मामलों की बात अगर मैं करूं तो कई बार क्या होता है, सेना में कोई अधिकारी होते हैं वो सही से अपना जो काम होते हैं वो नहीं करते हैं, अनुशासन का पालन नहीं करते हैं, तो उन पे जो मामले चलाए जाते हैं वो इनकी कोर्ट में चलाए जाते हैं, बट उस पर बहुत ज्यादा टाइम लग जाता है। बट ये आईएसओ आने के बाद में अभी ये जो टाइम है वो कम हो जाएगा। टाइम कम कैसे होगा? टाइम इस प्रकार से कम किया जाएगा कि तुरंत कार्यवाही की जाएगी, एक अलग से कोर्ट बिठाई जा सकती है, तुरंत पे एक्शन लिया जा सकता है। तो ये अनुशासनात्मक कार्यवाही कर सकता है। तो आपको दो चीजें समझ में आ गई होगी। पहली चीज क्या समझ में आई? पहली चीज ये समझ में आएगी कि आईएसओ है वो प्रशासनिक कार्यवाही करेगा, दूसरी है अनुशासनात्मक कार्यवाही कर सकता है। तीसरा पॉइंट हमने देखा था कि इसमें जो टाइम लगता है उस टाइम में कमी देखने को मिल सकती है। पहले बहुत ज्यादा टाइम लगता था बट उस टाइम में भी कमी देखने को मिल सकती है। तो ये विशेषताओं के बारे में बात कर ली। अब हम इसके कुछ फायदे के बारे में बात करते हैं। इसके फायदे क्या होंगे? फायदे अगर हम बात करें कि जो आईएसओ अधिनियम आया है इसके बेनिफिट क्या होंगे, तो सबसे पहले जितना आपने इस टॉपिक को समझा है आपको क्या लगता है कि क्या बेनिफिट हो सकते हैं, थोड़ा एक बार बताने की कोशिश करो कि ये जो आईएसओ अधिनियम है, मैं फिर से एक बार बता देता हूं ताकि आप है ना आसानी से इसके फायदे बता सको। आईएसओ क्या है? एक एक्ट है, इंटर सर्विस ऑर्गेनाइजेशन अधिनियम 2023 में लाया गया था, अभी इसे पूरी तरह से लागू कर दिया गया है। ठीक है, अब क्या होगा, इसमें क्या होता है, इसमें यह चीज होता है कि ये जो आईएसओ अधिनियम है ये भारत की जो सेना है, आर्मी, नेवी और एयरफोर्स, तीनों को बेहतर तरह से कोऑर्डिनेट करने के लिए तैयार करेगा कि तीनों सेनाएं हैं एक व्यक्ति के अंडर में काम करें, जिसे थिएटर कमांड कहा जाता है। थिएटर कमांड हम आगे डिस्कस करने वाले हैं। तो तीनों सेनाओं को एक ही छत के नीचे, एक को छाता है, उस छाते के नीचे तीनों सेनाएं खड़ी है। ठीक है, एक छाते के नीचे तीनों सेनाएं खड़ी है, उसके लिए तैयार कर रहा है। बेनिफिट क्या है इसकी? बेनिफिट यही है कि तीनों सेनाएं अगर एक छाते के नीचे होगी, एक कमांडर इन चीफ है वो अनुशासन से संबंधित कार्यवाही कर रहा है, तो इसका बेनिफिट ये देखने को मिल सकता है, सबसे पहले समन्वय बेहतर होगा। समन्वय बेहतर होगा। आपको समझ आ रही है मैं क्या कह रहा हूं? आपको समझ आ रहा है मैं क्या कह रहा हूं? मैं सिंपल सी बात कह रहा हूं, अगर ये जो चीजें आराम से हो रही है, मतलब एक छाता है, छाते के नीचे सारी चीजें खड़ी है, ठीक है, पूरी सेनाएं, तीनों सेनाएं छाते के नीचे खड़ी है, तो आपस में बात आसानी से कर रहे हैं। मान लो एक कोई है टीचर है स्कूल में, सारे बच्चे हैं ना इसके अंडर में है, अब किसी को भी कोई शिकायत होगी, कोई भी प्रॉब्लम होगा तो इसके पास में जाएंगे। किसके पास में जाएंगे? इस टीचर के पास में जाएंगे। तो ये जो आईएसओ है ना,
ये एक अधिनियम है, ये कोई व्यक्ति नहीं है, ये अधिनियम है। और ये अधिनियम किसको पावर दे रहा है? कमांडर इन चीफ को। ये जो कमांडर इन चीफ है इसके पास में पावर होगी और ये जो तीनों सेना है वो कमांडर इन चीफ के अंडर में काम करेगी। तो ये आसानी से इनको डायरेक्शन दे सकता है कि भाई आप ये काम करो, आप ऐसे करो। और अगर ये काम अच्छे से नहीं करते तो ये इन पे एक्शन भी ले सकता है, अनुशासनात्मक कार्यवाही भी कर सकता है, प्रशासनिक है वो नियंत्रण भी रख सकता है। तो ये काम कर सकता है। अब इतना आपने समझ लिया है तो आपको फायदे भी पता चल गए होंगे। क्या फायदे होंगे? सबसे पहला फायदा बताओ, कोऑर्डिनेशन बेहतर होगा, मतलब समन्वय बेहतर होगा। समन्वय का मतलब समझिए आप, समन्वय का मतलब क्या होता है? समन्वय का मतलब होता है एक व्यक्ति है वो, ये ए व्यक्ति है, ये बी व्यक्ति है, ये सी व्यक्ति है, ये इससे बात कर सकता है, ये इससे बात कर सकता है, ये इससे बात कर सकता है। तो आपस में ये सारे लोग हैं वो एक दूसरे से बात कर सकते हैं। इसका मतलब है कि कोऑर्डिनेशन बेहतर हो गया है। ऊपर ये व्यक्ति खड़ा है, ये तीनों इनके अंडर में है, इन तीनों को कोई भी दिक्कत आई तो आपस में कोऑर्डिनेट करके इसको बता देंगे, तो कोऑर्डिनेशन बेहतर हो जाएगा। एग्जाम्पल से आपको समझाऊं, युद्ध का टाइम है, भारत और पाकिस्तान के बीच में युद्ध चल रहा है। तो आर्मी चाहती है कि हम पाकिस्तान पे अटैक कर देते हैं। कहां से अटैक कर देते हैं? कि राजस्थान का जो बॉर्डर लगता है वहां से अटैक कर देते हैं। नेवी कह रही है कि हम कराची से अटैक कर देते हैं, एयरफोर्स कह रही है कि हम पंजाब से अटैक कर देते हैं। अगर तीनों के बीच में कोऑर्डिनेशन नहीं है तो ये अपनी अपनी मर्जी से कहीं भी अटैक कर देंगे। इसका नुकसान ये हो जाएगा कि आपस में पूरा कोऑर्डिनेशन नहीं बैठेगा तो कहीं भी इनको बैकलैश भी मिल सकता है, सामने वाले भी प्रिपेयर होगा तो हमारा नुकसान भी हो सकता है। लेकिन अगर हमारी तीनों सेनाएं आपस में जुड़ी हुई है, आर्मी को पता है, नेवी को पता है और एयरफोर्स को पता है, तीनों को पता है कि हम कहां कहां अटैक करने वाले हो, और तीनों को आपस में इस बात की इन्फॉर्मेशन है, क्योंकि तीनों ने किसको दी? इस व्यक्ति को इन्फॉर्मेशन दे दी। और ये तीनों आपस में, ये तीनों के साथ में शेयर कर देता है, भाई वो ये करने वाला, तुम ये करो, तुम ये करो। तो ये बेहतर देखने को मिलता है। तो पहला लाभ क्या होगा? समन्वय बेहतर हो सकता है, तीनों सेनाओं के बीच में कोऑर्डिनेशन बेहतर देखने को मिलता है। ये बात समझ में आ गई? तीनों सेनाओं के बीच में कोऑर्डिनेशन बेहतर देखने को मिलता है। तो पहला बेनिफिट है समन्वय। समन्वय मेंस में अगर लिखना हो कि आईएसओ के फायदे क्या है तो पहली बात है, पहला पॉइंट आप लिखोगे कि समन्वय बेहतर कर सकता है, तीनों सेनाओं के मध्य समन्वय बेहतर हो सकता है, कोऑर्डिनेशन बेहतर हो सकता है। दूसरा फायदा क्या देखने को मिल सकता है? दूसरा फायदा ये देखने को मिल सकता है, इससे थिएटर कमांड, अभी बार बार वर्ड होता है थिएटर कमांड, ये मैं जस्ट आगे बताने वाला हूं। इससे थिएटर कमांड है वो मजबूत होगा। थिएटर कमांड के बारे में अभी आगे बताने वाला हूं, ठीक है? इससे थिएटर कमांड है वो मजबूत होगा। तीसरा पॉइंट है खर्चे में कमी आएगी। अभी खर्चे में कमी कैसे आ सकती है ये मैं आपको समझाता हूं। अभी हमने बात की है कि कोई भी व्यक्ति है वो इस छाते के अंडर में काम करेगा। पहले मैं एक हूं, मैं यहां काम कर रहा हूं, कोई व्यक्ति यहां पे काम कर रहा है, कोई व्यक्ति यहां पे काम कर रहा है, तीनों को आपस में कोई जानकारी नहीं, अलग अलग सब अपना काम कर रहे हैं, कोई इन्फॉर्मेशन नहीं दे रही है, कोई प्रशासनिक रूल नहीं है, कोई अनुशासन नहीं है, अपव्यय हो रहा है पैसों का, बहुत ज्यादा पैसे खर्च किए जा रहे हैं, बहुत ज्यादा, जहां एक आदमी की आवश्यकता होती है वहां 20-20 आदमी लगाए जा रहे हैं। इससे क्या होगा? पैसे की बर्बादी हो रही है। अगर यही पूरी तरीके से काम होगा, पूरी एक सिस्टमेटिक काम होगा, तो जहां एक व्यक्ति की आवश्यकता वहां एक व्यक्ति काम कर रहा है, तीनों मिलकर काम कर रहे हैं, इन्फॉर्मेशन शेयर हो रही है। जैसे एग्जांपल दूं तो ये अपनी कोई आर्मी है, उनको इंटेलिजेंस की जरूरत है, मतलब कि भाई पाकिस्तान है, भारत में यहाँ पे अटैक कर सकता है, तो इनको इंटेलिजेंस की जरूरत है, इनको खुफिया जांच की जरूरत है। तो रो ने इनको जांच दे दी कि भाई आप है ना यहाँ पे अटैक करने वाले, आप यहाँ पे तैयार रहो। तो इनको अगर इन्फॉर्मेशन मिलेगी तो यहाँ पे ये तैयार रहेंगे, जब भी अटैक होगा तो ये इनको रोकने में कामयाब हो जाएंगे। लेकिन अगर इनको ऐसी इन्फॉर्मेशन नहीं होगी तो ये इन्फॉर्मेशन भी इनको खुद को लानी होगी और रोकना भी इनको खुद को पड़ेगा, तो कई बार इनमें नुकसान भी हो जाता है। इसलिए कहते हैं भाई इन्फॉर्मेशन भी जरूरी होती है। तो इसके लिए तीसरा फायदा ये होगा कि खर्चा भी कम हो जाएगा, क्योंकि पूरा सिस्टमेटिक तरीके से काम चल रहा है। तो ये आपको फायदे पता चल रहे हैं कि पहला समन्वय बेहतर हो रहा है, कोऑर्डिनेशन बेहतर हो रहा है। दूसरा हमने फायदा देखा कि थिएटर कमांड है वो मजबूत हो रही है। तीसरा हमने फायदा देखा कि खर्चे में भी कमी देखने को मिल रही है। खर्चे में कमी कैसे देखने को मिल रही है कि खर्चा, वो तीनों आपस में कोऑर्डिनेशन से काम कर रहे हैं ना, तो खर्चा है वो ऑटोमेटिक कम हो रहा है। ये बात आपको पता चल गई है। अब हम बात कर लेते हैं आईएसओ के बारे में। तो हमने ऑटोमेटिक जान लिया, सारी बातें आईएसओ के बारे में पता चल गई है कि आईएसओ क्या होगा, एक अधिनियम है। इसमें क्या होगा, कमांडर इन चीफ, कमांडर इन चीफ, ये कमांडर इन चीफ स्टाफ होता है, ठीक है, सेना का मुख्य अध्यक्ष होता है, ठीक है। कमांडर इन चीफ के पास में पावर होगी कि वो समन्वय बेहतर करे, कोऑर्डिनेशन करे, ये सारी चीजें करेगी। इसमें क्या होगा, सेना के जवान, तीनों सेना के जवान, आर्मी, नेवी और एयरफोर्स,
तीनों के जवान हैं वो कमांडर इन चीफ के अधीन काम करेंगे, आपस में मिलके काम करेंगे। ठीक है, ये इसका वो पूरा पर्पज है। अब इसके बात कर लेते हैं कि इसका मेन उद्देश्य क्या है। इसका जो सीए अपन बात करे थे, आईएसओ इंटर सर्विस ऑर्गेनाइजेशन जो है, अंतर सेवा संगठन अधिनियम है, इसका उद्देश्य क्या है, इसे क्यों लाया गया है। अब देखो, कोई भी इसकी कुछ भी पढ़ते हो तो उसका उद्देश्य भी होता है, हर चीज का उद्देश्य कुछ खास हो तो उसका उद्देश्य आपको पता होना चाहिए, उसका एम पता होना चाहिए। यूपीएससी इस पर क्वेश्चन पूछती है कि भाई इस चीज का एम क्या है। तो उद्देश्य के बारे में बात करें तो इसका मुख्य उद्देश्य है वो सेना में समन्वय बेहतर करना है। अब ये उद्देश्य आपको याद रखने की आवश्यकता पड़ेगी, क्योंकि आपको आईएसओ के बारे में पता है कि आईएसओ होता क्या है, तो आपको पता है कि भाई समन्वय बेहतर करना है, कोऑर्डिनेशन बेहतर करना है, यही इसका काम है। आपस में मिलजुल कर रहना है। समन्वय मतलब आपस में मिलजुल कर रहना है। जो आपको पता है आपस में मिलजुल कर रहना, तो लोड क्यों रहना है, बस वो समन्वय बेहतर करना, कोऑर्डिनेशन को बेहतर करना, यही इसका उद्देश्य है। साथ ही साथ में एक साथ मिलकर काम करना है, तो ये उसका उद्देश्य हो गया। बात करें कहीं पर ऐसा कोई एग्जाम्पल भारत में देखने को मिलता है आईएसओ का, इंटर सर्विस जो ऑर्गेनाइजेशन है, उसके तहत कोई ऐसी सेना में इकट्ठा की गई है या ऐसा कोई काम किया गया है, तो जी हाँ, इसका एग्जाम्पल भी देखने को मिलता है। कहाँ देखने को मिलता है, जब हम अंडमान निकोबार के तीर सेवा कमांड के बारे में बात करते हैं। अंडमान निकोबार में तीर सेवा कमांड नाम की एक बटालियन है, एक सेना की टुकड़ी है। अब ये क्या करती है, ये आईएसओ के तहत काम करती है, यानी कि पूरी तरह से ये कोऑर्डिनेशन तरीके से काम करती है, आपस में मिलके कोऑर्डिनेट तरीके से काम करती है। ठीक है, अब इसका फ्यूचर में विजन क्या है, फ्यूचर में विजन है वो कमांडर इन थिएटर को मजबूत करना है, इंटर ऑपरेबिलिटी को लगाना है। इंटर ऑपरेबिलिटी क्या होता है, वही एक दूसरे को इंफॉर्मेशन शेयर करना। अब घूम फिर के बातें वही हो रही है। क्या बातें हो रही है, आर्टिकल सिर्फ इतना सा है, एक पेज में आप लिख सकते हो कि पहला क्या है, आईएसओ। आईएसओ न्यूज में क्यों है, इसके जो ये एक्ट है 2023 का, इसकी सारी शर्तें सारे नियम है वो लागू कर दिए गए हैं। तो पहला पॉइंट हो गया, इसके न्यूज में क्यों है। दूसरा पॉइंट क्या है, आईएसओ होता क्या है। आईएसओ क्या है, आईएसओ एक अधिनियम है, इसके तहत तीनों सेना है वो कमांडर, तीनों सेनाओं के कमांडर इन चीफ होते हैं, उसके अंतर्गत जो जवान होते हैं वो काम करेंगे। तीनों सेनाओं के जो जवान होते हैं, जो स्टाफ होते हैं, वो कमांडर इन चीफ के तहत काम करेंगे। ये दूसरा पॉइंट हो गया। तीसरा पॉइंट क्या है, इसका उद्देश्य क्या है, उद्देश्य वही है समन्वय कोऑर्डिनेशन को बेहतर करना। चौथा क्या है, लॉन्ग टर्म विजन क्या है, कमांडर इन चीफ को मजबूत करना है, आपस में मिलकर काम करना है, और थिएटर कमांड है उसको प्राप्त करना है। तो घूम फिर के यही बातें हो रही है, कुछ भी नया ऐसा रॉकेट साइंस कुछ भी नहीं हो रहा है, घूम फिर के बातें इतनी ही हो रही है। बात समझ में आ रही, घूम फिर के वही बातें दोहराई जा रही है कि ये समन्वय बेहतर करना है, खर्चा कम करना है, प्रशासनिक सुविधाओं को बढ़ाना है, अनुशासनात्मक कार्यवाही करनी है, और कुल मिला के खुद को स्ट्रांग करना है, तीनों सेना को कोऑर्डिनेट करना है। अब इतनी बात आपको समझ में आ गई, तो मैं आपको कमांडर इन उसके बारे में बता देता हूं। अब थिएटर कमांड के बारे में बात कर रहे थे, तो थिएटर कमांड के बारे में बता देता हूं। थिएटर कमांड क्या होता है, थिएटर कमांड मैंने स्टार्टिंग में बताया था कि चाइना, यूएस, ये जो एडवांस कंट्रीज है ना, वहां पे क्या देखने को मिलता है, वहां पे देखने को मिलता है कि जो सेना है ना वो पूरी तरह से बहुत मजबूत है, एक व्यक्ति के अंडर में काम कर रही है। ये जो एक व्यक्ति के अंडर में काम कर रही है, यही क्या है, यही है वो थिएटर कमांड है। थिएटर कमांड है। थिएटर कमांड का मतलब आपको समझ में आया क्या है थिएटर कमांड का मतलब। थिएटर कमांड का मतलब है तीनों सेनाएं हैं वो एक व्यक्ति के अंडर में काम कर रही। सेम जो आईएसओ है वो भी तो यही चाहता था ना, आईएसओ भी यही चाहता था कि एक व्यक्ति के अंडर में काम करे, और थिएटर कमांड तो इसी पर निर्भर करता है। थिएटर कमांड में तीनों सेनाएं हैं वो एक व्यक्ति के अंडर में काम करती है, इसका मुख्य उद्देश्य ही यही है। तो आपको मैं बार बार थिएटर कमांड कह रहा था, तो थिएटर कमांड का मतलब यही होता है। तो आप यह कहोगे कि सीडीएस, चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ जो होता है, सीडीएस होता है, क्या वो थिएटर कमांड का एग्जाम्पल नहीं है? नहीं, अभी तक पूरी तरह से भारत है वो थिएटर कमांड में नहीं आती है। सीडीएस, हालांकि सीडीएस है, उसमें हमारे जो चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ है जिसकी शुरुआत 2019 से हुई थी, चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ है जिसकी शुरुआत 2019 से हुई थी। आप कमेंट में बताना कि वर्तमान में सीडीएस कौन है, कमेंट में जरूर बताना कि वर्तमान में चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ कौन है, और पहले चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ कौन थे जिनकी हेलीकॉप्टर क्रैश में मृत्यु भी हो गई थी। बिपिन रावत जी थे ना, वो थे हमारे पहले, तो इसके बारे में आपको पता होना चाहिए। तो सीडीएस है, उसके अंडर में भी तीनों सेनाएं आती है। फिर भी अभी तक भारत है पूरी तरह से थिएटर कमांड नहीं है, क्योंकि पूरी तरह से अभी इनके बीच में कोऑर्डिनेशन नहीं देखने को मिलता है। बस यही आर्टिकल था
हम बात कर रहे थे आईएसओ अंतर सेवा संगठन अधिनियम 2023 के बारे में। क्यों न्यूज में है? न्यूज में इस वजह से है कि इसकी सारी जो भी प्रोविजन थे वो लागू कर दिए गए हैं। विशेषता क्या है? कमांडर इन चीफ होता है, वो अनुशासन को देखेगा, प्रशासनिक कार्यवाही को करेगा, अनुशासन संबंधी जो मामले होते हैं उनका तुरंत निपटान होगा। ये इसकी विशेषता है। फायदे क्या होगा? समन्वय बेहतर होगा, कोऑर्डिनेशन होगा, थिएटर कमांड है वो मजबूत होगा, खर्चे में कमी होगी। लॉन्ग टर्म में उद्देश्य क्या है? समन्वय बेहतर करना है। उदाहरण कहां पर देखने को मिलता है? अंडमान निकोबार में देखने को मिलता है। विजन क्या है? थिएटर कमांड को मजबूत करना है, इंटरऑपरेबिलिटी को बढ़ाना है। थिएटर कमांड क्या होती है? तीनों सेना है वो एक व्यक्ति के अंडर में है, वो क्या है? थिएटर कमांड कहलाता है। बात खत्म। सीडीएस की शुरुआत कब से हुई थी? 2019 से हुई थी। पहले थे सीडीएस कौन थे? बिपिन रावत जी थे। खत्म बात, समझ में आ गई। अब क्वेश्चन का जवाब तो हम अभी बात कर रहे थे किसके बारे में? थिएटर कमांड के बारे में बात कर रहे थे, ठीक है। और दूसरा पॉइंट है हमारा आईएसओ। किस प्रकार से आईएसओ के माध्यम से थिएटर कमांड में जाया जा सकता है? क्या आईएसओ और थिएटर कमांड में कोई लिंक है? ये बात बताओ, क्या आईएसओ और थिएटर कमांड में कोई लिंक है? यस और नो, यस और नो, यस और नो। आईएसओ और थिएटर कमांड में कोई लिंक है? यस और नो, जवाब दो। आईएसओ और थिएटर कमांड में कोई लिंक है? अमित जी यस, ओके। आईएसओ और थिएटर कमांड में बिल्कुल लिंक है, दोनों साथ में मिलके कोऑर्डिनेशन तरीके से ही काम करते हैं। समझ में आ रही है? यहाँ पे कोई दिक्कत नहीं है ना? प्रॉपर समझ में आया? पूरा आर्टिकल है वो समझ में आ गया, ठीक है जी, ओके। अगर आपको समझ में आ गया है, ठीक है, तो बढ़ते हैं नेक्स्ट आर्टिकल की ओर। नेक्स्ट आर्टिकल हमारा क्या है? नेक्स्ट आर्टिकल एक बार ये देख लो, सारी चीजें यहाँ पे लिखी है, आप पढ़ सकते हो, ठीक है, ये करंट अफेयर मिल जाएगा सारा। नेक्स्ट हमारा आर्टिकल है WMO की रिपोर्ट के बारे में, ठीक है, WMO की रिपोर्ट के बारे में। अब इसके बारे में बात कर लेते हैं कि ये WMO की रिपोर्ट है वो है क्या। दरअसल बात करें WMO की रिपोर्ट, वर्ल्ड मीटरोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन, वर्ल्ड मीटरोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन, इन्होंने अभी एक रिपोर्ट जारी की है। क्या ये रिपोर्ट हमारी काम है? वर्ल्ड मीटरोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन, इन्होंने क्या किया है? एक रिपोर्ट जारी की है। रिपोर्ट जारी की है, इसी वजह से ये न्यूज में है। तो न्यूज हमें समझ में आ गई, जो कि हमारे एग्जाम के लिए कोई काम की नहीं है, क्योंकि न्यूज है वो यूपीएससी कभी नहीं पूछता कि न्यूज क्यों है। बात कर लेते हैं हम, ये रिपोर्ट है वो कहना क्या चाहती है, इसका पॉइंट क्या है, इसके बारे में बात कर लेते हैं। अगर बात करें तो इस रिपोर्ट में लिखा है 2025 से 2029 के बीच में ग्लोबल जो वार्मिंग है या ग्लोबल जो टेम्परेचर है वो 1.5 डिग्री सेल्सियस की दर से बढ़ेगा। क्या कहना चाहता है ये कहना चाहता है कि हम बात करते हैं औद्योगिक क्रांति की। औद्योगिक क्रांति कब आई थी वो बताओ? औद्योगिक क्रांति यानी कि इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन। ये जो इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन आई थी ना, इससे पहले प्रदूषण बहुत कम था। प्रदूषण कम होगा तो हमारा जो ग्लोबल वार्मिंग है ना, ग्लोबल वार्मिंग, ये भी बहुत कम था, ठीक है, अच्छे से काम कर रहा था। जब से ये इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन आई है, ये 19वीं सेंचुरी में देखने को मिलती है, जब से ये इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन आई है उसकी वजह से पॉल्यूशन बढ़ गया है। पॉल्यूशन बढ़ा है, इसकी वजह से ग्लोबल वार्मिंग बढ़ गया है। ग्लोबल वार्मिंग बढ़ गया है, पॉल्यूशन बढ़ा, ग्लोबल वार्मिंग बढ़ी, इसकी वजह से नुकसान क्या हुआ? नुकसान ये हुआ कि बहुत सारी चीजें एक्सट्रीम देखने को मिलती है, जैसे कि एक्सट्रीम वेदर देखने को मिल रहा है। एक्सट्रीम वेदर कैसे देखने को मिलता है? आपने देखा होगा कई बार बहुत ज्यादा बारिश हो रही है और कई बार बारिश हो भी नहीं रही है। ये सारी चीजें देखने को मिल रही है, एक्सट्रीम वेदर के इवेंट देखने को मिल रहे हैं। क्यों देखने को मिल रही है? क्योंकि क्लाइमेट है वो बहुत ज्यादा बढ़ गया है, जो ग्लोबल वार्मिंग है वो बहुत ज्यादा बढ़ रही है। क्यों बढ़ रही है? पॉल्यूशन के कारण। और ये कब से स्टार्ट हुआ है? ये औद्योगिक क्रांति यानी कि जो इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन थी उसके कारण ये स्टार्ट हुई है। अब ये आपको बात समझ में आई है तो मैं आपको समझ जाता हूं कि WMO ने, वर्ल्ड मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट ने अपनी रिपोर्ट में क्या कहा है। इसने कहा है 1.5 डिग्री सेल्सियस। क्या मतलब इसका? एग्जाम्पल की बात करूं आपको, मान लीजिए जो औद्योगिक क्रांति आई थी, औद्योगिक क्रांति जब आई थी उस टाइम में मान लो 25 डिग्री टेम्परेचर वर्ष साल था। हर वर्ष है वो 25 डिग्री गर्मियों के टाइम में टेम्परेचर रहता है। एग्जाम्पल के लिए, रियल लाइफ नहीं कर रहा हूं, एग्जाम्पल के लिए बात करें कि जब औद्योगिक क्रांति आई थी उस टाइम का टेम्परेचर मान लो 25 डिग्री सेल्सियस है। अब WMO कह रहा है कि अगर आपको ये सारी व्यवस्था बना के रखनी है कि भाई ग्लोबल वार्मिंग ज्यादा ना हो, अच्छे से सारी चीजें काम करे, तो ये जो आपका टेम्परेचर है
वो 1.5 डिग्री से ज़्यादा नहीं बढ़ना चाहिए। यानी कि इस टाइम में ये 25 डिग्री सेल्सियस था, तो हर साल है वो इतना ही बढ़ना चाहिए। हर साल मतलब 1.5 डिग्री से ज़्यादा सेल्सियस अगर टेम्परेचर बढ़ता है तो वो नुकसान कर जाता है। समझ में आ रहा है मैं क्या कह रहा हूँ? फिर से समझाता हूँ, समझा लो ये कि औद्योगिक क्रांति मान लो कि 1950 में आई, एग्जाम्पल दे रहा हूँ, ठीक है, 1950 में आई है। इस टाइम कितना टेम्परेचर था? 25 डिग्री सेल्सियस था, ठीक है। लेकिन ग्लोबल वार्मिंग हुई, इसके लिए अलग अलग हमारे ऑर्गेनाइजेशन बैठे थे। आपने पेरिस समझौते के बारे में नाम सुना होगा कि पेरिस समझौता हुआ था, आईपीसीसी बना था, ठीक है, आईपीसीसी बना था। इन सब ने डिसाइड किया, जैसे कि पेरिस समझौता और आईपीसीसी, इन सब ने क्या डिसाइड किया कि हमारा जो टेम्परेचर है वो 1.5 डिग्री सेल्सियस की ज़्यादा नहीं बढ़ना चाहिए। हर साल है वो इतना बढ़े तो फिर भी ठीक है, बट अगर इससे ज़्यादा बढ़ गया तो ये नुकसान कर जाएगा। ये किसने कहा था? ये कहा था पेरिस समझौते के दौरान टारगेट तय किए गए थे। पेरिस में समझौता हुआ था, इसमें ग्लोबल वार्मिंग पे जिक्र हुई थी, इसमें ये सारी चीज़ें बात की गई थी। अब मेन चीज़ें क्या थी कि ये लोग चाहते हैं कि इससे ज़्यादा ना बढ़े, अगर इससे ज़्यादा बढ़ गया तो दिक्कत कर जाएगी। अब इसे कैसे रोका जाए? अगर इतना बढ़ रहा है कैसे रोका जाए? वो पॉल्यूशन को कम करना, ये सारी चीज़ों से रोका जा सकता है। परंतु डब्ल्यूएमओ ने अपनी रिपोर्ट में अभी ये बताया, वर्ल्ड मेट्रोलॉजिकल है, इसने अपनी रिपोर्ट में बताया कि आपका जो टारगेट था ना 1.5 डिग्री सेल्सियस का, ये तो आप अचीव भी नहीं कर पा रहे हो। यानी कि आपका जो टेम्परेचर है वो इससे ज़्यादा बढ़ रहा है। आप चाहते थे इतनी दर से बढ़े, लेकिन आपने देखा होगा कि गर्मियां बहुत ज़्यादा एक्सट्रीम पड़ी थी इस बार। पिछली बार 24 की बात करें तो यहां पर 60 डिग्री टेम्परेचर देखने को मिला था, इस बार भी इसके आसपास ही देखने को मिला है। यानी कि आपका जो टारगेट था वो तो आप अचीव ही नहीं कर पा रहे हो, बहुत भयंकर गर्मी देखने को मिल रही है। आप चाहते थे कि टेम्परेचर 1.5 डिग्री से बढ़े, बट ये तो 2+ को भी क्रॉस करता जा रहा है। क्यों कर जा रहा है? क्योंकि आपको जो टारगेट दिए गए थे वो तो आप अचीव कर ही नहीं रहे हो। आपको बोला था कि आप ग्लोबल वार्मिंग कम करोगे, पॉल्यूशन को कम करोगे। क्या आप पॉल्यूशन को कम करने के लिए काम कर रहे हो? नहीं कर रहे हो। क्यों नहीं कर रहे हो? क्योंकि आपको फर्क ही नहीं पड़ रहा है। तो डब्ल्यूएमओ ने साफ साफ बोला है कि भाई आप जिस तरीके से चल रहे हो, जो आप नीतियां अपना रहे हो, अगर उसी तरीके से चले तो ये जो आपका टारगेट है वो आप तो टारगेट भूल ही जाओ। टेम्परेचर इससे दुगनी रेट से बढ़ेगा और आपका नुकसान भी हो सकता है। आने वाले टाइम में है वो जल्द से जल्द है वो पृथ्वी पर तबाही देखने को मिल सकती है। ये किसने वार्निंग दी है? ये डब्ल्यूएमओ ने अपनी रिपोर्ट में बताया है। ये इन्फॉर्मेशन आपको पता होनी चाहिए कि डब्ल्यूएमओ ने अपनी रिपोर्ट में क्या क्या चीजें बताई है। अब अगर तापमान है, मेंस में ये क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, प्रीलिम में पूछे जाने की संभावना नहीं है। प्रीलिम में अगर इस आर्टिकल से क्वेश्चन पूछा गया तो डब्ल्यूएमओ के बारे में पूछा जा सकता है, पेरिस समझौते के बारे में क्वेश्चन पूछा जा सकता है, कब हुआ था, कहां हुआ था, क्या है, ये सारे क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। मेंस में क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि ग्लोबल वार्मिंग हो रही है, अलग अलग रिपोर्ट के माध्यम से ये बताया जा रहा है कि टेम्परेचर 1.5 डिग्री से सेल्सियस से ज्यादा नहीं बढ़ना चाहिए। अगर बढ़ रहा है तो क्यों बढ़ रहा है, कैसे रोका जा सकता है, क्या इसके प्रभाव हो सकते हैं, ये सारे क्वेश्चन मेंस में पूछे जा सकते हैं। तो इसके प्रभाव क्या देखने को मिलते हैं? अगर तापमान में वृद्धि होती है तो इसके प्रभाव क्या है, आप मेरे को बता दो। सिंपल तरीके से आप मेरे को बताओ कि अगर तापमान में वृद्धि होती है, अचानक टेम्परेचर बहुत ज्यादा इंक्रीज हुआ तो क्या नुकसान होगा? बता सकते हो क्या नुकसान हो सकता है? सिंपल आइडिया लगाओ कि गर्मी बहुत ज्यादा पड़ रही है। सिंपल आइडिया लगाओ कि गर्मी बहुत ज्यादा पड़ रही है, क्या नुकसान होगा? पहला नुकसान यही होगा कि जो बर्फ है वो पिघल जाएगी। बर्फ कहाँ की पिघलेगी? आर्कटिक रीजन में। हमारे पास में सबसे ज्यादा जो पानी है ना वो कहाँ पड़ा है? आर्कटिक रीजन में पड़ा है, ठीक है। आर्कटिक जो अंटार्कटिक रीजन है, हिमालयन रीजन है, यहाँ पे बर्फ पड़ी है। अब ये बर्फ पिघलेगी तो ये पानी कहाँ जाएगा? समंदर में जाएगा। तो समंदर के पानी है वो इंक्रीज होगा, तो आसपास में जो छोटे द्वीप है वो डूब के मर जाएंगे, ठीक है। हमारा जो आपने देखा होगा इंदिरा पॉइंट, जो इंदिरा कोल था वो इंदिरा पॉइंट था, जो सदर्न इंदिरा पॉइंट ये है ना हमारा, देख लो ये भारत है, ये अंडमान निकोबार है, तो यहाँ पर इंदिरा पॉइंट था, एक छोटा सा द्वीप था, वो डूब गया। क्यों डूब गया? क्योंकि पानी का लेवल है वो बढ़ गया है। क्यों बढ़ गया? क्योंकि गर्मी की वजह से बर्फ पिघल रही है, इससे समुद्र का जो स्तर है वो बढ़ता जा रहा है। तो सबसे पहला नुकसान ये होगा कि समुद्र का लेवल बढ़ेगा, इससे जो छोटे छोटे द्वीप है वो डूब जाएंगे। दूसरा, बर्फ पिघलेगी तो भी नुकसान होगा। तीसरी चीज है, बहुत एक्सट्रीम वेदर देखने को मिलेगा। एक्सट्रीम मतलब गर्मी पड़ेगी तो बहुत भयंकर गर्मी पड़ेगी, गर्मी पड़ेगी तो बहुत भयंकर गर्मी पड़ेगी। इससे क्या होगा? बारिश टाइम पे नहीं होगी, बारिश कहीं पे होगी तो बहुत भयंकर देखने को मिलेगी। तो वो सारी चीजें हैं वो एक्सट्रीम हो जाएगी, तो ये भी नुकसान देखने को मिलेगी, ठीक है। जैव विविधता को भी खतरा है, बायोडाइवर्सिटी को किस प्रकार से खतरा है? मान लो कि ये कोई रीजन है राजस्थान का,
यहाँ पे अच्छे से बारिश होती थी, गर्मी भी अच्छी से थी, कोई दिक्कत नहीं थी। अब ये एक्सट्रीम वेदर हुआ, पर्यावरण ज़्यादा प्रदूषण हो गया, इसकी वजह से क्या हुआ, क्लाइमेट चेंज हुआ, ग्लोबल वार्मिंग हुई, तो यहाँ पे गर्मी ज़्यादा पड़ रही है, बारिश हो नहीं रही है, सूख गया तो ये क्या हुआ, पेड़ पौधे नष्ट हो जाएंगे, पेड़ पौधे नष्ट होंगे तो इस पे जो आश्रित जीव वगैरह है वो भी नष्ट हो जाएगी, तो बायोडाइवर्सिटी ऑटोमेटिक लॉस हो जाएगी। समझ में आया, बायोडाइवर्सिटी है वो भी खत्म हो जाएगी। ये चीज क्लियर होगी। पहला पॉइंट हमारा क्या था, पहला पॉइंट हमारा था कि एक्सट्रीम वेदर हो जाएगा। दूसरा पॉइंट क्या था, समुद्र का पानी वो बढ़ जाएगा, बर्फ पिघलेगी। तो ये सारी चीजें देखने को मिल सकती है। क्या कोशिश की जा सकती है रोकने के लिए, वही ये पॉल्यूशन को कम करो, जो भी पॉल्यूशन हो रहा है उसे कम कर दो। इलेक्ट्रिक व्हीकल को प्रमोट करो आप, साथ ही साथ में आप पेड़ लगाओ, फॉरेस्टेशन करो, साथ ही साथ में जो भी आपको अल्टरनेटिव ईंधन होते हैं उनको प्रमोट करने की कोशिश करो। तो कैसे भी करके पॉल्यूशन को रोकना है। अगर आप पॉल्यूशन को रोक लेते हो तो ग्लोबल वार्मिंग है वो रुक जाएगी। ये बेनिफिट है वो, ये कोशिश की जा सकती है। तो ये आर्टिकल था किसके बारे में, ये हमारा जो WMO का रिपोर्ट थी उसके बारे में। अब कुछ इंफॉर्मेशन हम WMO के बारे में भी प्राप्त कर लेते हैं। वर्ल्ड मीटरोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन, WMO क्या है ये है विश्व मौसम विज्ञान संगठन। स्थापना कब हुई थी इसकी, स्थापना कब हुई थी 1950। स्थापना कब हुई थी 1950 में हुई थी। वर्ल्ड मीटरोलॉजिकल डिपार्टमेंट की स्थापना कब हुई थी 1950 में हुई। क्या यूपीएससी प्रीलिम में क्वेश्चन पूछेगा, ऐसे नहीं पूछेगा। यूपीएससी कैसे पूछेगा, एक आपको WMO दे दिया, एक आपको WHO दे दिया, एक WTO दे दिया, बताएगा इसमें स्थापना के क्रम में लिखो, पहली किसकी हुई थी, सेकंड किसकी, थर्ड किसकी। तो इस प्रकार से आपको याद रखना है। आपको पता होना चाहिए कि इसके आसपास कोई ऑर्गेनाइजेशन है तो उसकी स्थापना कब हुई थी, थोड़ा बहुत उसके बारे में आइडिया आपको होना चाहिए। ठीक है, तो स्थापना कब हुई थी 1950 में हुई थी। बात करें इसका मुख्यालय कहाँ है, इसका हेडक्वार्टर कहाँ है, इसका हेडक्वार्टर है जिनेवा। अभी जिनेवा कहाँ पड़ता है, कॉमेंट में आप बताओ जिनेवा कहाँ पर है, जिनेवा कहाँ पर है, जिनेवा कहाँ पर है। जिनेवा है वो स्विट्जरलैंड में, कहाँ पर है, स्विट्जरलैंड में। जिनेवा कहाँ पर है, स्विट्जरलैंड में। तो WMO स्थापना कब हुई है 1900 कब हुई है 1950 को। हेडक्वार्टर कहाँ है, जिनेवा स्विट्जरलैंड में है। हेडक्वार्टर कहाँ है, जिनेवा स्विट्जरलैंड में। कितने देश है वो इसके सदस्य है, 193 देश है वो इसके सदस्य है। 193 कंट्रीज है वो इसके मेंबर है। कौन कौन सी रिपोर्ट, ये मोस्ट इंपोर्टेंट है, वो प्रीलिम WMO के द्वारा कौन कौन सी रिपोर्ट है वो जारी की जाती है। मोस्ट इंपोर्टेंट फॉर प्रीलिम, कौन कौन सी रिपोर्ट है वो WMO के द्वारा जारी की जाती है। पहली कौन सी है, ग्लोबल क्लाइमेट रिपोर्ट। कौन सी रिपोर्ट है, GCR लिखो कमेंट में, GCR ग्लोबल क्लाइमेट रिपोर्ट, GCR लिखो, GCR ग्लोबल क्लाइमेट रिपोर्ट लिखो, GCR लिखो कमेंट में, GCR। ठीक है, पहली रिपोर्ट कौन सी है, GCR। GCR रिपोर्ट को कौन जारी करता है, WMO। ग्लोबल क्लाइमेट रिपोर्ट को कौन जारी करता है, WMO। GCR WMO, GCR हो गया। दूसरा पॉइंट है कि ग्रीन हाउस गैस बुलेटिन, ग्रीन हाउस गैस बुलेटिन, ग्रीन हाउस गैस बुलेटिन। दूसरी रिपोर्ट कौन सी है, ग्रीन हाउस गैस बुलेटिन, ग्रीन हाउस गैस बुलेटिन। कौन सी रिपोर्ट है, ग्रीन हाउस गैस बुलेटिन, GGB, ग्रीन हाउस गैस बुलेटिन, ग्रीन हाउस गैस बुलेटिन। दूसरी रिपोर्ट कौन सी है, GGB ग्रीन हाउस गैस बुलेटिन। दूसरी रिपोर्ट याद रहेगी, पहली कौन सी है, GCR ग्लोबल क्लाइमेट रिपोर्ट, दूसरे ग्रीन हाउस गैस बुलेटिन। तीसरी रिपोर्ट कौन सी है, तीसरी रिपोर्ट याद करो, डिडेकल क्लाइमेट अपडेट, डिडेकल क्लाइमेट अपडेट, क्लाइमेट अपडेट, क्लाइमेट अपडेट, CA लिख दो। तो 3 रिपोर्ट है वो इसके द्वारा जारी की जाती है, और भी रिपोर्ट जारी की जाती है, परंतु 3 ये मुख्य रिपोर्ट है। प्रीलिम में इन पर क्वेश्चन पूछा जाता है कि WMO कौन कौन सी रिपोर्ट जारी करता है, या फिर ग्लोबल क्लाइमेट रिपोर्ट किसके द्वारा जारी की जाती है, ग्रीन हाउस गैस बुलेटिन किसके द्वारा जारी की जाती है। तो ये किसके द्वारा जारी की जाती है, WMO के द्वारा। तो ये कुछ खास है, इनके बारे में आपको आइडिया होना चाहिए। WMO के बारे में बात करी है हमने, वर्ल्ड मेट्रोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन के बारे में बात की, इसकी रिपोर्ट के बारे में बात की। ठीक है जी, याद रहेगा। अब मेरे को बताओ वर्ल्ड मेट्रोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन इसका हेडक्वार्टर कहाँ है, पहला पॉइंट ये बताओ। दूसरा, इसकी स्थापना कब हुई थी, कमेंट में बताओ, हेडक्वार्टर कहाँ है, स्थापना कब हुई थी। ठीक है, तीसरा पॉइंट बताओ कितने कंट्रीज है इसके मेंबर है, कितने देश है इसके मेंबर है। तीनों के जवाब मेरे को चाहिए। ठीक है,
कमेंट में अभी दो, बाद में दो, इसके मेरे को जवाब चाहिए तीनों के। WMO की स्थापना कब हुई थी, हेडक्वार्टर कहाँ है, मेंबर कहाँ है, और कौन कौन सी रिपोर्ट जारी कर जाती है, कौन कौन सी रिपोर्ट जारी की जाती है, ये भी मेरे को कमेंट में बताना। ठीक है, ये तीनों चीजें मेरे को कमेंट में जरूर बताना। ओके, याद रहेगा। चलते हैं हमारे नेक्स्ट आर्टिकल की ओर। ये सारी चीजें हम ऑलरेडी देख चुके हैं, तो वो कन्फ्यूजन वाली बात नहीं, छोटी सी बात थी, हम चीजें देख चुके हैं। WMO के बारे में भी हमने बात कर ली है। नेक्स्ट है भारत में FDI। नेक्स्ट आर्टिकल है भारत में FDI, क्या मतलब है इसका और क्यों है चर्चा में। सबसे पहले बात करते हैं चर्चा में क्यों है। चर्चा में इस वजह से है कि अभी क्या हुआ है, एक रिपोर्ट आई है, उस रिपोर्ट में बताया है कि भारत को जो FDI मिली है उसमें 14% वृद्धि देखने को मिली है। हर साल जितनी FDI मिलती है भारत में, उससे 14% अधिक FDI देखने को मिली है। कब भी देखने को मिली है, अभी देखने को मिली है। हर साल जितनी FDI देखने को मिलती है उससे 14% अधिक FDI वो भारत में 2024-25 में देखने को मिली है। न्यूज आपको समझ में आ गई है। याद क्या रखना है, भारत की FDI में वृद्धि देखने को मिली, बस इतना याद रखना है। भारत में FDI में वृद्धि देखने को मिली है, इतना पॉइंट आपको याद रखना, इसके बाद कोई याद नहीं रखना है। अब मैं बताता हूं आपको FDI होता क्या है, ठीक है, क्यों वृद्धि हुई है, इसके बारे में बात करेंगे। कौन सी राज्य में सबसे ज्यादा देखने को मिली है, इसके बारे में बात करेंगे। तो सबसे पहले मैं बात करूं FDI का मतलब होता है फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट, विदेशी प्रत्यक्ष निवेश। फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट, विदेशी प्रत्यक्ष निवेश, क्या मतलब है इसका। फॉरेन का मतलब होता है विदेश, डायरेक्ट का मतलब होता है प्रत्यक्ष, इन्वेस्टमेंट का मतलब होता है निवेश। यानी कि कोई देश, उदाहरण के लिए मान लो अमेरिका है और ये है इंडिया। अमेरिका के लोगों को लगता है अगर हम भारत में पैसे इन्वेस्ट करते हैं, अमेरिका के लोगों को लगता है कि भारत में हम इन्वेस्ट करते हैं तो हमें बहुत ज़्यादा बेनिफिट देखने को मिलता है। अभी इन्वेस्ट कैसे करेंगे, ये लंबे समय तक के लिए इन्वेस्ट करेंगे। लंबे समय तक के लिए मतलब भारत में इन्होंने कोई कोचिंग खोल ली जो इनको लंबे समय तक चलाना है, या भारत में इन्होंने कोई कंपनी खोल दी, जैसे कि अभी आईफोन है वो भारत में बन रहे हैं, तो ये अमेरिका की जो एक कंपनी एप्पल, उसके द्वारा भारत में इन्वेस्टमेंट किया गया है, तो ये एक प्रकार की FDI है। आपने सुना होगा कि टेस्ला है वो भी भारत में आना चाहती है, मतलब भारत में वो इन्वेस्ट करना चाहती है, तो वो भी एक प्रकार की FDI है। FDI का मतलब होता है कोई बाहर की कंपनी, कोई विदेशी कंपनी अगर किसी देश में, जैसे कि यहाँ भारत की बात करें, हमारे भारत में लंबे समय के लिए इन्वेस्ट करती है। FDI का मतलब ये नहीं कि एक दिन के लिए कर लिया या 5 दिन के लिए करना, नहीं, लंबे समय के लिए 10 साल, 15 साल, 20 साल, 50 साल। अगर कोई देश की कंपनी लंबे समय के लिए किसी देश में इन्वेस्ट करती है तो उसे FDI कहा जाता है, लंबे समय तक इन्वेस्ट किया जाता है। FDI जो जनरली होता है ना, वो किसी प्रॉपर्टी में, यानी कि ऐसी जैसे कि रियल एस्टेट की कोई प्रॉपर्टी हो या कोई कंपनी हो, उसमें इन्वेस्ट की जाती है, क्योंकि वो लंबे समय तक के लिए होती है, वो फ्यूचरिस्टिक के लिए उसमें इन्वेस्ट किया जा सकता है। तो FDI का आपको मतलब समझ में आया क्या, FDI क्या होती है, लंबे समय तक के लिए किसी देश में इन्वेस्ट करना FDI कहलाता है। मैं ध्यान इस वजह से बार बार बता रहा हूं क्योंकि एक वर्ड होता है FPI, फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट। हमने बात की अभी फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट की, एक वर्ड होता है फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट, FPI। अभी FDI और FPI में अंतर क्या होता है, हमने अभी देखा कि FDI का मतलब होता है फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट, FPI का मतलब होता है फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट। FDI होती है वो लंबे समय तक के लिए इन्वेस्ट किया जाता है, FDI में लंबे समय तक के लिए इन्वेस्ट किया जाता है। जबकि बात करिए FPI के बारे में तो ये शॉर्ट टर्म के लिए, कुछ समय के लिए। अमेरिका का कोई व्यक्ति है, उसको लगता है कि भाई भारत में ये जो शेयर है, ये मान लो रिलायंस का शेयर है, वो काफ़ी ऊपर जा रहा है, तो इन्वेस्ट करेगा, इसको प्रॉफिट हुआ, अपने पैसे निकाले, वो भाग गया। तो FPI होता है वो कुछ समय के लिए इन्वेस्ट किया जा रहा है। मान लो आपको ही रख लो, आप चाहते हो कि मेरे को है ना प्रॉफिट कमाना है, तो आप क्या करोगे, किसी कंपनी में इन्वेस्ट कर लिया, उसके शेयर में इन्वेस्ट किया और शेयर जैसे बढ़ा आप लेके अपने पैसे निकल के भाग गए। इसका मतलब आपने क्या किया, FPI किया। FPI कुछ समय के लिए, आप कहीं पे मेहमान गए, 2-4 दिन के लिए रुके, इसलिए मेहमान कहलाए ना, तो मेहमान है वही FPI है। मेहमान 2-4 दिन के लिए होता ना, तो 2-4 दिन के लिए रुक रहे मतलब आप मेहमान हो, मेहमान हो मतलब FPI हो। फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट होता है वो मेहमान की तरह होता है, वो 2-4 दिन रुकता है, फायदा देखता है और भाग जाता है। मेहमान भी आता है, 2-4 दिन रुकता है, अपना जब फायदा हो जाता है, अपना काम हो जाता है, तो वापस भाग जाता है। तो FPI मतलब मेहमान, शॉर्ट टर्म के लिए होता है, वो होता है FPI। FDI क्या होता है, लंबे समय तक का आ रहा है, परमानेंट घर का मेंबर बन के आ रहा है, लंबे समय तक आ गए और रुक ही गया।
FDI है वो घर का मेंबर है, FPI है वो मेहमान है। ये दोनों में अंतर पता चल गया। दूसरी बात है, FPI होता है वो शॉर्ट टर्म के लिए तो आता ही है, साथ ही साथ में शेयर मार्केट में ज्यादा ही आता है। ठीक है, शेयर मार्केट में ज्यादा आता है। और ये किस में आता है? ये बड़ी बड़ी कंपनियों या रियल एस्टेट में आता है। दूसरी बात है। तीसरी बात है, FPI हमारे लिए बेनिफिशियल होता है। FPI होता है वो ज्यादा बेनिफिट नहीं करता है, क्योंकि कुछ समय के लिए आएगा। जैसे कि कोई व्यक्ति है वो आपके घर के आया, कुछ दिन रुका और भाग गया। इससे नुकसान क्या हुआ? 2 दिन रुका, आपकी व्यवस्था अस्त व्यस्त हुई, आपको पता ही नहीं था, अचानक आया, फिर अचानक भाग गया, फिर वापस अचानक आया, अचानक भाग गया। इसका मतलब आपकी जो व्यवस्था है वो अस्त व्यस्त हो गई, आपको पता ही नहीं चला ये कर क्या रहा है, कभी आ रहा है कभी जा रहा है, तो ये नुकसान कर रहा है। परंतु ये जो FDI होती है ये फायदा करती है, क्योंकि लंबे समय तक आता है, इससे रोजगार जनरेट होती है। अगर एप्पल है वो भारत में अपने कंपनी खोली है और एप्पल भारत में बना रहा है, आईफोन बना रहा है, इससे फायदा क्या हुआ? भारतीय लोगों को रोजगार मिलेगा, टैक्स मिलेगा। तो इसमें एक तो रोजगार जनरेट हो रहा है, एक हमें टैक्स मिल रहा है, तो हमारी GDP भी बढ़ रही है, तो ये हमारे लिए बेनिफिट कर सकता है। परंतु ये तो लोग हैं कुछ दिन के लिए आते हैं भाग जाते हैं, इसमें बेनिफिट कम होता है। तो ये FPI जो है वो फायदा करवाती, ये जो FPI है वो फायदा नहीं करवाती है, FDI है वो फायदा करवाती है। प्रीलिम में ऐसे क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। ठीक है, FDI क्या होता है, FPI क्या है, अंतर क्या है इनमें, किस में ज्यादा फायदा होता है, कौन लंबे समय तक के लिए होता है, कौन कम समय के लिए होता है, शेयर मार्केट में कौन इन्वेस्ट करता है, ये बाकी लंबे समय के लिए कौन इन्वेस्ट करता है, ये है। FPI होता है वो लंबे समय तक के लिए इन्वेस्ट करता है और ये कम समय के लिए। तो ये दोनों में अंतर है, FDI और FPI, ये दोनों में अंतर आपको समझ आया। P मतलब भाग गया, D मतलब रुक गया है। ठीक है, दोनों ये पता चल गया होगा आपको। अब हम बात कर लेते हैं कि भारत में जो अभी FDI में वर्दी देखने को मिली है, इसके पीछे कारण क्या है, क्यों अचानक वर्दी देखने को मिली है। कारण की बात करूं मैं कि क्या कारण है, तो सबसे पहले है आपको किसी देश को चाहते हो कि कोई आपके देश में इन्वेस्ट करे। ठीक है, इन्वेस्ट करे, तो वो क्यों इन्वेस्ट करेगा? FDI फायदा, FPI शॉर्ट टाइम के लिए आता है, नुकसान करता है। बिल्कुल सही है, बिल्कुल सही है, आप सही कह रहे हो। ठीक है, FPI है ना, हम बात कर रहे थे कि भारत में कोई आपके देश में इन्वेस्ट कर रहा है, मैं चाह रहा हूं कि मैं आपके पास में इन्वेस्ट करूं, तो मैं इन्वेस्ट क्यों करूंगा आप में? जब मेरे को लगेगा बहुत अच्छा मेरे को रिटर्न मिल सकता है या मेरे को फायदा मिल सकता है, तभी तो मैं इन्वेस्ट करूंगा ना, है ना। मैं इन्वेस्ट क्यों करूंगा? जब मेरे को फायदा मिलेगा तभी मैं इन्वेस्ट करूंगा, ऐसे तो नहीं करूंगा। तो अगर मैं फायदे के लिए इन्वेस्ट करता हूं तो मैं कुछ चीजें नोटिस करूंगा। क्या नोटिस करूंगा? कि एक तो आपकी यहां पर प्रशासनिक व्यवस्था बेहतर है ना, प्रशासनिक व्यवस्था बेहतर है, मतलब यहाँ पे कोई इन्वेस्ट करना चाहता है तो पहले क्या देखेगी? प्रशासनिक, वहां पे कोई दिक्कत ही नहीं आ रही, या तो मैंने पैसे लगाए और मेरे को कोई चांटे मार के चला जा रहा है, मेरी कंपनी को नुकसान कर रहा है, तो कोई इन्वेस्ट नहीं करेगा। यानी कि प्रशासनिक व्यवस्था बेहतर है, पहली बात। दूसरी बात है कि वहां पर रूल एंड रेगुलेशन अच्छे से काम कर रहा है, रूल एंड रेगुलेशन अच्छे से काम कर रहा है, लॉ एंड ऑर्डर अच्छे से काम कर रहा है। तीसरा लेबर लॉ है, यानी कि जो मजदूरों के लिए कानून होते हैं वो ज्यादा स्ट्रांग नहीं हो। कई बार क्या होता है, मजदूर होते हैं वो स्ट्राइक कर लेते हैं, ऐसे आके रुक जाते हैं, वहां पे आके काम ही नहीं करने देते हैं। अब काम ही नहीं करने देंगे मजदूर तो वो कंपनी है वो मतलब रुकेगी नहीं ना। आप कहीं पे कंपनी खोल रहे हो, ठीक है, तो आप क्या चाहते हो? आपका प्रॉफिट हो, लेकिन मजदूरों को बुलाओगे और मजदूर वहां पे काम नहीं करेंगे, छोटी छोटी बातों के लिए हड़ताल कर लेंगे, तो कोई भी नहीं आएगा। इसलिए लेबर लॉ है वो ज्यादा स्ट्रांग नहीं होने चाहिए। ठीक है, तभी कंपनी स्ट्रांग, वो कहाँ पे रूल एंड रेगुलेशंस होने चाहिए, प्रशासनिक व्यवस्था अच्छी होनी चाहिए, लेबर लॉ ज्यादा स्ट्रांग नहीं होनी चाहिए, लेबर सस्ती होनी चाहिए। जहां मजदूर सस्ते होंगे वहां कंपनी ज्यादा इन्वेस्ट करेगी। चाइना में ज्यादा क्यों इन्वेस्ट करती है? क्योंकि चाइना में जो लेबर है वो बहुत सस्ती देखने को मिलती है, भारत में भी लेबर है वो सस्ती देखने को मिलती है, इसलिए यहाँ पर बाहर की कंपनियां वो इन्वेस्ट करती है, तो ये मजदूर भी यहाँ पे सस्ते देखने को मिल सकते हैं। ये बातें, एक मेन पॉइंट आप ये भी याद रखना, गवर्नमेंट में क्या होता है, कोई कंपनी है वो भारत में कोई खोलना चाहती है, परमिशन लेना चाहती है, तो उसको बहुत ज्यादा दिक्कतें ना हो। कई बार क्या होता है, आप इस कंपनी में यहाँ पे जाओ, ये फॉर्म लेके आओ, ये फॉर्म लेके आओ, ये फॉर्म लेके आओ, ये फॉर्म लेके आओ, आप परेशान हो जाओगे। आप खुद ही मान लो, आप किसी गवर्नमेंट बैंक में जाके देखो, आप है ना SBI में जाओ, आप इस टेबल पे जाओ, इस टेबल पे जाओ, अलग अलग आपको टेबल सजेस्ट की जाती है। अगर आप अलग अलग जगह जाओगे आपका खुद का दिमाग खराब हो जाएगा और आप क्या कहोगे, नहीं यार गवर्नमेंट बैंक में खाता नहीं खुलवाना है, हम प्राइवेट बैंक में खाता खुलवाते हैं, यही कहोगे ना, क्योंकि दिक्कत ही होती है। सेम होता है यहीं पे, अगर आपको कोई ज्यादा परेशान करेगा, गवर्नमेंट के रूल्स एंड रेगुलेशन ज्यादा होंगे तो कोई भी कंपनी वहां पर इन्वेस्ट नहीं करेगी, तो ये चीजें वहां पर नहीं होनी चाहिए। तो FDI के लिए क्या होना चाहिए, एक तो गवर्नमेंट के ज्यादा रूल्स एंड रेगुलेशन नहीं हो, इजी परमिशन मिल जाए, लेबर लॉ स्ट्रांग नहीं हो, लेबर सस्ती हो,
एनवायरनमेंट अच्छा हो, इलेक्ट्रिसिटी है वो सस्ते से मिल जाए, ठीक है, कनेक्टिविटी बेहतर हो, मतलब रोड वगैरह वो बेहतर देखने को मिले, ठीक है, ये सारी चीजें अच्छे से काम करेगी तभी कोई कंपनी है वो आपके देश में इन्वेस्ट करेगी। मेंस में क्वेश्चन पूछा जाए तो आपको ये पॉइंट पता होने चाहिए, और मेंस में क्वेश्चन पूछा जा सकता है तो वहां पर ये पॉइंट आप सारे लिख सकते हो कि एफडीआई को कैसे अट्रैक्ट किया जा सकता है। याद रहेगा यहाँ पे ये सारे पॉइंट। अब हम बात कर लेते हैं अभी एफडीआई में वृद्धि क्यों हुई है, अभी अचानक एफडीआई में ग्रोथ क्यों देखने को मिली है। ग्रोथ के पीछे सबसे पहला कारण क्या है कि भारत ने क्या हुआ कि बहुत सारे जो सेक्टर थे, लाइक इंश्योरेंस जो सेक्टर था उसमें अनुमति दे दी है। बिल्कुल बिल्कुल समझ आ रहा, अच्छी बात है। जैसे कि हम बात करें कि भारत में अभी वृद्धि क्यों देखने को मिली, पहले क्या था, इंश्योरेंस में है तो इंश्योरेंस, अब जो बाहर की कंपनियां इंश्योरेंस कराती है एलआईसी वगैरह, तो पहले विदेशी इसमें इन्वेस्ट नहीं करते थे, बट भारत ने अलाउ कर दिया कि विदेशी कंपनियां हैं वो इंश्योरेंस की जो कंपनी होती है जैसे एलआईसी है, जो दूसरी जो भी है उसमें इन्वेस्ट कर सकती है, इस वजह से भी देखने को मिला है। फिर पेंशन होती है, पेंशन की जो कंपनियां होती है उसमें भी बाहर की कंपनी अब इन्वेस्ट कर सकती है। डिफेंस की जो कंपनियां होती है जो हथियार वगैरह बनाती है उसमें भी अब इन्वेस्ट कर सकती है। एग्रीकल्चर में भी बाहर की कंपनियां वो इन्वेस्ट कर सकती है। तो गवर्नमेंट ने क्या किया है, पहले जो सेक्टर थे जहां पे इन्वेस्ट नहीं हो रहा था अब उन सबको ओपन कर दिया कि भाई आप चाहो तो किसी में भी इन्वेस्ट कर सकते हो। इसका फायदा क्या होता है, अलग अलग सेक्टर में अगर एफडीआई आएगा तो उसकी ग्रोथ होगी। जैसे एलआईसी में मतलब इंश्योरेंस में आएगा तो इंश्योरेंस अलग लोगों के पास में जाएगा, सस्ता हो, किस्त सस्ती होगी, अगर किस्त कम होगी तो सारे लोगों के पास में इंश्योरेंस होगा, तो ये बेनिफिट देखने को मिला। सेम पेंशन में देख लो, सेम हथियारों में देख लो, तो सारी अगर पहले सेक्टर जो ओपन नहीं थे उनको भी अब ओपन कर लिया है, इस वजह से हमें एफडीआई में ग्रोथ देखने को मिली है। तो एफडीआई की आपको ग्रोथ समझ में आ गई होगी कि कारण क्या है। तो बहुत सारे जो सेक्टर थे उन्हें अब उदार कर दिया गया, वो ओपन कर दिया गया है कि वहां से विदेशी लोग भी इन्वेस्ट कर सकता है। अमेरिका का कोई व्यक्ति चाहे तो भारत की इंश्योरेंस कंपनी में इन्वेस्ट कर सकता है। ठीक है, ये चीज समझ में आ गई। अब कौन से राज्यों में सबसे ज्यादा एफडीआई देखने को मिली है, तो ये महाराष्ट्र में देखने को मिली है सबसे ज्यादा एफडीआई, कर्नाटक में एफडीआई ज्यादा देखने को मिली है, और दिल्ली में एफडीआई है वो ज्यादा देखने को मिली है। यानी कि एफडीआई के थ्रू जो कंपनी आई थी वो इन राज्यों में ज्यादा खुली है। जैसे कि आईफोन के लिए एप्पल आई थी तो वो कहां पर है, बेंगलोर में है, जो कि कर्नाटक में हो गया, और कंपनी आई वो महाराष्ट्र में है, दिल्ली में है, तो यहाँ पर कुछ ज्यादा देखने को ये सारी चीजें मिली है। तो ये चीजें आपको पता होनी चाहिए। ठीक है, यहां तक कोई दिक्कत नहीं है। एफडीआई को रेगुलेट कौन करता है, एफडीआई को रेगुलेट करने के लिए एफडीआई नीति 2020 बनाई गई है, साथ ही साथ में आरबीआई भी इसे रेगुलेट करती है। एक डिपार्टमेंट है डीपीआईआईटी, ये भी एफडीआई को रेगुलेट करता है। तो इस प्रकार कुछ डिपार्टमेंट जो एफडीआई को रेगुलेट करने का काम करते हैं। तो ये चीजें आपको याद रहेगी एफडीआई के बारे में, यहां तक कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, ये सारी चीजें हमने एफडीआई के बारे में जिक्र कर ली है, कोई दिक्कत नहीं है ना, यहाँ पे आसानी से समझ में आ गया। समझ में आया तो हम आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे समझ में आ गया है तो हाँ कर दो, तो हम आगे बढ़ते हैं। कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए, चीजें हमारी सारी क्लियर होनी चाहिए। अगर आपको समझ में आ गया यस करो, आगे बढ़ते हैं। ठीक है जी, अच्छी बात है, समझ में आ रहा है। ठीक है जी, अब बढ़ते हैं आगे। नेक्स्ट जो हमारा आर्टिकल है वो आरबीआई की एक रिपोर्ट के बारे में है। रिपोर्ट क्या है, आरबीआई की रिपोर्ट ये है कि आरबीआई ने घोषणा करी है कि भारत में धन प्रेषण का मतलब होता है रेमिटेंस, धन प्रेषण का मतलब होता है रेमिटेंस, उसमें वृद्धि देखने को मिली है। अब क्या मतलब है, ये क्या कहना चाहता है, मैं इसके बारे में आपको सिंपल भाषा में समझाता हूँ। देखो, एक बार मैं अलग पेज ले लेता हूँ और आपको सिंपल भाषा में समझाता हूँ आरबीआई क्या ना क्या चाहती है, लफड़ों में नहीं पड़ेंगे। अभी क्या हुआ है, आरबीआई ने अपनी एक रिपोर्ट जारी की है। उस रिपोर्ट में आरबीआई ने बताया है कि रेमिटेंस है वो उसमें वृद्धि देखने को मिली है। अब ये रेमिटेंस होता क्या है, रेमिटेंस होता क्या है, दरअसल क्या होता है कि भारत के जो लोग हैं वो धंधे के चक्कर में, रोजगार के चक्कर में कहाँ जाते हैं, बाहर के देशों में जाते हैं। बाहर के देशों में आपने देखा होगा बहुत सारे भारतीय हैं वो अमेरिका में जाते हैं, कनाडा में जाते हैं, सऊदी अरेबिया में जाते हैं, और भी अलग अलग देशों में जाते हैं। किसके लिए, रोजगार के लिए जाते हैं। अब ये रोजगार के लिए जब अलग अलग देशों में जाते हैं, इनको पैसे मिलते हैं, कुछ पैसे इनका खर्चा लग जाता है, बाकी जो भी पैसे होते हैं ये अपने घर के लिए भेज देते हैं। धंधे के लिए जाते हैं, कुछ पैसे अपने पास रख लेते हैं, बाकी जो पैसे होते हैं वो अपने घर के लिए भेज देते हैं। अब ये जो घर के लिए जो पैसे भेजे जाते हैं ना, इसे क्या कहा जाता है, इसे रेमिटेंस कहा जाता है। यानी कि धंधे के लिए भारत के लोग हैं या किसी भी देश के लोग हैं, वो दूसरे देश में जाते हैं, वहाँ कमाते हैं, वहाँ पे जो एक्स्ट्रा पैसे होते हैं वो अपने देश में वापस भेज देते हैं अपनी माँ बाप के पास में, इसे रेमिटेंस कहा जाता है। तो आरबीआई ने अपनी रिपोर्ट में बताया है कि भारत है वो सर्वाधिक रेमिटेंस प्राप्त करने वाला देश है।
मतलब जितने भी देश, जैसे कि चाइना के लोग भी बाहर जाते होंगे, पाकिस्तान के लोग भी जाते होंगे, सारे देशों के लोग बाहर धंधे के लिए जाते होंगे, लेकिन उसमें से सबसे ज़्यादा लोग बाहर जाते हैं वो भारत के लोग जाते हैं। भारत का जो व्यक्ति आपको हर देश में देखने को मिल जाएगा। तो सर्वाधिक जो संख्या किसकी बाहर जाती है, वो भारत के लोग जाते हैं। और भारत के लोग अगर ज़्यादा संख्या में बाहर जाएंगे तो रेमिटेंस भी सबसे ज़्यादा किसको मिलेगा, भारत को मिलेगा। वर्ल्ड में जितना भी रेमिटेंस वापस आ रहा है उसमें से 18% भारत में आ रहा है। मतलब 100 रुपये, जैसे कि वर्ल्ड से पूरे विश्व में से 100 रुपये है वो रेमिटेंस के रूप में जा रहे हैं, तो 18 रुपये तो उसमें से भारत को आ रहे हैं। तो भारत है वो इतना ज़्यादा रेमिटेंस प्राप्त करता है। तो भारत है ना, रेमिटेंस के माध्यम से अपना जो बजट डेफिसिट होता है, मतलब आपको एक चीज़ बताऊं, बैलेंस ऑफ पेमेंट। अब बैलेंस ऑफ पेमेंट क्या होता है, जैसे कि हम है ना कितनी चीज़ें इंपोर्ट करते हैं, ये मैं अलग पेज लेके आपको समझाता हूँ बैलेंस ऑफ पेमेंट होता क्या है। ये अलग टॉपिक हो जाता है बट फिर भी थोड़ा बहुत समझा देता हूँ। एक होता है कि कितनी चीज़ें इंपोर्ट करते हैं, कितनी चीज़ें एक्सपोर्ट करते हैं। अगर हमारा इंपोर्ट ज़्यादा और एक्सपोर्ट कम है तो इससे क्या होगा, हमें बजट डेफिसिट होता है, मतलब नुकसान होता है, हमारा जो भुगतान है वो घाटा होता है। घाटा क्यों होगा कि हमारे पास में पैसे आ कम रहे हैं, जा ज़्यादा आ रही है। अगर हम इंपोर्ट करेंगे तो हमें पैसे देने पड़ेंगे, अगर कोई चीज़ बाहर से मंगवा रहे हैं तो पैसे देने पड़ेंगे, और एक्सपोर्ट कर रहे हैं मतलब हमारे पास पैसे आएंगे। तो अगर हमारे पास में पैसे आ कम रहे हैं और जा ज़्यादा रहे हैं, इसका मतलब हमें नुकसान हो रहा है। अब इसी नुकसान की भरपाई कैसे हो, तो ये जो हमारा रेमिटेंस होता है ना, ये हमारे बैलेंस ऑफ पेमेंट को मैनेज करने का काम करता है। जब आगे अच्छे से टॉपिक आएगा इकोनॉमी में तब हम इसे डिस्कस करेंगे, बट जो ये हमारा रेमिटेंस होता है ना, ये बैलेंस ऑफ पेमेंट को, क्योंकि भारत का जो है ना इंपोर्ट बहुत ज़्यादा है, एक्सपोर्ट कम है, इस वजह से क्या होता है, हमारा बजट घाटा होता है। हम किस में जाते हैं, बैलेंस ऑफ पेमेंट में घाटे में जाते हैं। तो इस घाटे को पूरी करने में रेमिटेंस है वो महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। भारत है वो अलग अलग देशों में जाते हैं, इससे बहुत ज़्यादा बेनिफिट देखने को मिलता है, क्योंकि भारत को करोड़ों अरबों रुपए, जैसे कि अभी बात करें आरबीआई ने बताया है कि इस 2024-25 के साल में भारत को 118 बिलियन डॉलर की रेमिटेंस प्राप्त हुई है। 118 बिलियन डॉलर की रेमिटेंस भारत को प्राप्त हुई है। ये बेनिफिट देखने को मिला है भारत को रेमिटेंस के माध्यम से। तो ये आपको रेमिटेंस तो समझ में आ गया कि रेमिटेंस होता क्या है, ठीक है। रेमिटेंस समझ में आ गया, बाहर के देश के द्वारा भारत में जो पैसे भेजे जा रहे हैं वो रेमिटेंस है। रेमिटेंस से फायदे आपको समझ में आ गए कि बैलेंस ऑफ पेमेंट वगैरह जो होता है उसमें बेनिफिट देखने को मिलता है। अब मैं आपको बता देता हूं कि रेमिटेंस को मैनेज कौन करता है। अगर रेमिटेंस बाहर से आया है तो इसकी निगरानी कौन रखता है, आरबीआई इसकी निगरानी रखती है। भारत की जो रिजर्व बैंक है वो इसकी निगरानी रखती है, वो पता करती है कि कितना रेमिटेंस आया है, कहाँ कहाँ से आया है, ये सारी चीज़ें आरबीआई के द्वारा रेगुलेट की जाती है। इसके अलावा फेमा एक एक्ट है, क्या है, फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट एक्ट। ये एक्ट आया था 1999 में। तो 1999 का एक एक्ट है फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट एक्ट, इसे फेमा एक्ट भी कहा जाता है। इसके माध्यम से भी रेगुलेट किया जाता है। किसको रेगुलेट किया जाता है, इसके माध्यम से भी रेमिटेंस को रेगुलेट किया जाता है। तो रेमिटेंस को रेगुलेट किस किस के माध्यम से किया जाता है, एक तो आरबीआई के द्वारा भी किया जाता है, एक जो ये फेमा एक्ट है, फेमा अधिनियम है, फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट एक्ट है, इसके माध्यम से भी इसे रेगुलेट किया जाता है। तो ये 2 पॉइंट आपको याद रहेगा, आरबीआई मैनेज करती है और फेमा एक्ट के माध्यम से भी रेगुलेट किया जाता है, ठीक है। तीसरा है एफएटीएफ, ये भी मैनेज करता है, लेकिन इतना इसको याद मत रखना कि एफएटीएफ किस प्रकार से मैनेज करती है, मुख्य तो ये याद रखना आरबीआई मैनेज करती है, ठीक है। एफएटीएफ क्या होती है, एफएटीएफ होती है फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स होती है। फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स मतलब जो फाइनेंस यानी कि वित्त, पैसों से संबंधित जो भी मामले होते हैं उनकी देखरेख करने के लिए एफएटीएफ नाम की संस्था होती है। इतनी चीज आपको समझ में आ गई। आरबीआई की रिपोर्ट है जिसमें उसने बताया है कि रेमिटेंस भारत को बहुत ज्यादा प्राप्त हुआ है, क्यों प्राप्त हुआ है, क्या कारण है, ये सब चीजें हमने देख ली। क्योंकि भारत के लोग बहुत ज्यादा संख्या में बाहर जा रहे हैं। फायदे क्या दिखते हैं, क्योंकि बैलेंस ऑफ पेमेंट को मैनेज करता है। नुकसान क्या है, नुकसान यही है कि हमारे जो टैलेंटेड लोग हैं, ठीक है, वो बाहर जा रहे हैं। मतलब हमारा जो ब्रेन है, ब्रेन होता है दिमाग, उसका ड्रेन हो रहा है। ड्रेन मतलब वो बाहर जा रहा है, हमारा जो अच्छा दिमाग है वो बाहर ज़्यादा जा रहा है, दूसरे देशों के पास जा रहा है। तो ये नुकसान देखने को मिल सकता है। और नुकसान क्या है, अभी तो हम दूसरे देशों पर डिपेंड है। कई बार क्या होगा कि दूसरे देशों ने भारतीय मजदूरों को आने पर प्रतिबंध लगा दिया, तो जैसे अमेरिका कह रहा है कि हम भारतीय मजदूरों को आने नहीं देंगे या उन पर टैक्स लगाएंगे तो हमारा ये रेमिटेंस कम हो जाएगा। तो रेमिटेंस होना अच्छी बात नहीं है। मतलब वैसे तो ठीक है, पैसे आ रहे हैं, बट एक लॉन्ग टर्म आप अगर इसी पे निर्भर हो तो वो नुकसान कर सकता है। पूरी तरह से रेमिटेंस पे निर्भर नहीं रहा जा सकता है। तो ये रेमिटेंस के बारे में आर्टिकल था, इतनी ही इंफॉर्मेशन थी रेमिटेंस के बारे में, ठीक है। ये सारी चीजें थी।
नेक्स्ट यहाँ पे ये बातें लिखी हुई, बट ये काम की चीज़ें इतनी है, ठीक है। इसमें जो भी काम की चीज़ थी हमने डिस्कस कर ली है। ओके, नेक्स्ट जो हमारा आर्टिकल है पोटास के बारे में है। किसके बारे में? पोटास के बारे में। पोटास के बारे में क्या आर्टिकल है, इसके बारे में बात कर लेते हैं, पोटास के बारे में। नेक्स्ट जो हमारा आर्टिकल है किसके बारे में? पोटास के बारे में। क्यों है ये न्यूज में? न्यूज में इस वजह से है कि भारत में पहली बार पोटास का खनन किया जा रहा है। मतलब क्या है इसका? मतलब ये है कि भारत सरकार है, खनन मतलब क्या होता है? खनन मतलब आप देखो कोयले की खुदाई की जाती है, ठीक है, और भी जो खनिज होता है उनको खुदाई की जाती है। उसी प्रकार से पोटास की खुदाई के लिए भी भारत सरकार ने अलाउ कर दिया है। अभी क्या हुआ है, भारत सरकार ने 14 जो मिनरल्स है, मिनरल्स का मतलब होता है खनिज, तो 14 खनिजों की नीलामी की है। कंपनियों को बोला है कि आप आओ, पैसे दो और ये जो 14 खनिज है इनकी नीलामी करो, मतलब इनको खोज के निकालो। माना कि आपको एग्जाम्पल से बता देता हूँ, पोटास है, ठीक है, और भी जैसे कि मान लो पोटास के अलावा भी और सारे जो खनिज है, सोना है, चांदी है, पेट्रोल है, मतलब क्रूड ऑयल है। इन सब के लिए सरकार ने क्या किया है, ऐसे 14 जो खनिज थी उनकी पहचान की, इनकी भारत में मात्रा देखने को मिलती है। कंपनियों को बोला है कि आप आओ और ये जो 14 खनिज है इनको खनन करो। खनन मतलब इनको प्राप्त करो, इसके लिए आप पैसे दो, हम आपको वो जगह दे देंगे, लीज पे दे देंगे और आपको इसको प्राप्त करो। तो इसमें पोटास भी शामिल है। बाकी खनिज तो बहुत पहले से चली आ रही थी, पर पहली बार पोटास को भी इसमें शामिल किया गया है, इसलिए ये चर्चा में है। अब मैं बात करूं कि पोटास होता क्या है, ठीक है, पोटास के बारे में बात कर लेते हैं। तो पोटास क्या है? पोटास, पोटास एक खनिज है। क्या है? ये एक मिनरल है, यानी कि एक खनिज है। इसका उपयोग कहाँ होता है? इसका उपयोग होता है फर्टिलाइजर में। फर्टिलाइजर में यूपीएससी क्वेश्चन पूछ सकती है, पोटास का यूज कहाँ होता है? पोटास का यूज होता है फर्टिलाइजर, मतलब उर्वरक। आपने देखा होगा कि पेड़ पौधे जो होते हैं ना, पेड़ पौधे होते हैं, फसल होते हैं, इनके लिए नाइट्रोजन जरूरी है, तो उसी प्रकार से इनके लिए पोटेशियम भी जरूरी है। और ये पोटेशियम कहाँ से मिलता है? पोटेशियम मिलता है वो पोटास से मिलता है। पेड़ पौधों की वृद्धि करने के लिए, ग्रोथ करने के लिए नाइट्रोजन जरूरी है, उस प्रकार से पोटास भी जरूरी है। और पोटास कहाँ से मिलता है? तो पोटास मिलता है पोटेशियम। और पोटेशियम कहाँ से मिलता है? तो ये पोटास से मिलता है। तो इसका उपयोग है वो उर्वरक के रूप में भी किया जाता है। पोटास का उपयोग है वो उर्वरक के रूप में भी किया जाता है। इसका उपयोग है वो कांच बनाने के लिए भी किया जाता है। जो आप मिरर कांच देखते हो उसको बनाने के लिए भी पोटास का उपयोग है वो किया जा सकता है। तो एक तो इसका उपयोग उर्वरक के रूप में किया जा रहा है, एक इसका उपयोग है वो कांच बनाने में किया जा रहा है। जो केमिकल इंडस्ट्रीज होती है उसमें भी पोटास का उपयोग किया जाता है। साबुन होता है, साबुन बनाने के लिए भी पोटास का उपयोग किया जाता है। तो पोटास के यूज के बारे में आपको पता होना चाहिए कि पोटास का उपयोग कहाँ कहाँ किया जाता है। साथ ही साथ में कई बार होता है ड्रॉट, मतलब सूखा पड़ जाता है, तो उसे रोकने के लिए भी पोटास का उपयोग है वो किया जा सकता है। तो उर्वरक को, कांच, साबुन, इन सब में पोटास की उपयोग किया जा सकता है। भारत अभी है वो 100% पोटास का इंपोर्ट करता है, मतलब भारत के पास में पोटास नहीं है। पहली बार तो उसको खोजा जा रहा है, मतलब भारत के पास में अवेलेबल नहीं है। 100% है वो भारत दूसरे देशों से खरीदता है। भारत है वो पोटास के लिए दूसरे देशों पर निर्भर है। किन किन देशों के पास में पोटास है? कनाडा के पास में सर्वाधिक देखने को मिलता है, चाइना के पास में भी देखने को मिलता है, यूएस के पास में भी पोटास देखने को मिलता है, बट भारत के पास में नहीं है। रूस के पास में भी है, भारत के पास में है, बट अभी तक इसकी खोज नहीं की गई है। ये सारी चीजें आपको पता होना चाहिए। पोटास है वो एक खनिज है, पोटेशियम है वो पोटास का ही रूप है। पोटेशियम जो होता है वो पोटास का ही रूप है। तो ये पोटास के बारे में इंफॉर्मेशन पता होनी चाहिए। पोटास का यूज कहाँ कहाँ से होता है, अभी पहली बार इसकी खोज की जा रही है। यह एक खनिज है और कहाँ कहाँ से ये ज़्यादा देखने को मिलता है, तो कनाडा में सर्वाधिक, फिर चाइना में, फिर रसिया में, फिर यूएस में, यहाँ पर पोटास की मात्रा देखने को मिलती है। तो ये पोटास के बारे में इंफॉर्मेशन थी, ठीक है। नेक्स्ट जो हमारा आर्टिकल है वो किसके बारे में? आईआईपी, औद्योगिक उत्पादन सूचकांक, इंडस्ट्रियल इंडेक्स, इसके बारे में, ठीक है। इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन इंडेक्स के बारे में, यानी कि औद्योगिक उत्पाद सूचना के बारे में, सूचकांक के बारे में। इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन, आईपीआई कहो, आईआईपी कहो, या फिर औद्योगिक उत्पादन सूचकांक कहो, इसके बारे में आर्टिकल है। क्यों है ये न्यूज में? न्यूज में इस वजह से है कि आईआईपी को अभी जारी किया गया है, मतलब ये जो एक इंडेक्स है इसे जारी किया गया है, इस वजह से ये चर्चा में है। क्यों चर्चा में है? क्योंकि इसे जारी किया गया है। अब इसके बारे में हमें इंफॉर्मेशन क्या क्या पता होनी चाहिए।
आईआईपी के बारे में हमें क्या क्या इंफॉर्मेशन पता होनी चाहिए। सबसे पहले कि आईआईपी का आधार वर्ष, आधार वर्ष क्या है। अभी आधार वर्ष क्या होता है? आधार वर्ष में आपको अगर आसान भाषा में समझाऊं तो आप ये समझ लो, मैं आपको पूछूं कि आपकी उम्र क्या है, आप मेरे को बताओगे मेरी उम्र है वो 30 वर्ष है, तो मैं आपको पूछूंगा आपकी उम्र कितनी बड़ी है, तो आप पूछोगे कहाँ से पूछ रहा है, जन्म से पूछ रहा है या 2010 से पूछ रहा है, 2020 से पूछ रहा है, तो आप एक डेट तो बताओ कि कहाँ से पूछ रहे हो। तो ये जो डेट होती है उसे आधार वर्ष कहा जाता है। एक और अलग उदाहरण से समझाता हूँ। आप है वो 2010 में है वो 10,000 रुपये कमाते थे, ठीक है, 2020 में है वो 30,000 रुपये कमाते हो। मैंने डायरेक्ट पूछ लिया भाई कि तू कितने पैसे कमाता है, आपने बताया 30,000 रुपये कमा रहा हूँ। फिर मैंने क्वेश्चन पूछा तेरी वृद्धि कितनी हुई, पैसों में ग्रोथ कितनी हुई, तो आपने पूछा तू कब की बता रहा है, 2019 का पूछ रहा है कि 2019 के बाद में मेरी कितनी ग्रोथ हुई, 18 से कितनी ग्रोथ हुई, 10 से कितनी ग्रोथ हुई, तो ये कब का पूछ रहा है वो बता मेरे को। तो मैं आपको बोलूंगा भाई मैं पूछ रहा हूँ आपको 2010 से, तो आप बताओगे 2010 में मेरी कितनी थी, 10,000 थी, अभी ग्रोथ कितनी होगी, 30,000 होगी, मतलब मेरी 20,000 रुपये वो वृद्धि हुई है, ऐसे बताओगे। तो सेम आधार वर्ष क्या होता है, आधार वर्ष यही होता है कि आपकी कहाँ पे कंपैरिजन की जा रही है, किसके बारे में मैं बात कर रहा हूँ वो चीज़ पूछ रहा हूँ। तो ये जो आईआईपी होता है, ठीक है, इसका जो आधार वर्ष कौन सा है, इसका आधार वर्ष है 2011-12, मतलब इसके जो डेटा बताई जाती हैं उनकी तुलना 2011-12 में की जाती है। यानी कि 2011-12 में अगर ग्रोथ इतनी थी, अभी ग्रोथ इतनी है, तो कंपेयर किससे किया जाएगा, वो 2011-12 से किया जाएगा। तो आईआईपी का आधार वर्ष कौन सा है, वो 2011-12। आधार वर्ष मतलब जिसको बेस माना जाता है। तो आईआईपी का आधार वर्ष कौन सा है, 2011-12, याद रहेगा, ओके याद रहेगा। ये आईआईपी करता क्या है, मतलब जो आईआईपी है इसमें किसके बारे में बताया जाता है। तो आईआईपी जो इंडेक्स होता है इसमें बताया जाता है कि जो उद्योग है उनमें उत्पादन कितना हो रहा है, उनका प्रोडक्शन कितना हो रहा है, इसके बारे में इंफॉर्मेशन है वो आईआईपी इंडेक्स में दी जाती है। आईआईपी में किसके बारे में इंफॉर्मेशन दी जाती है, उद्योगों के बारे में दी जाती है कि भारत में कितने उद्योग हैं, उसमें कितना उत्पादन हो रहा है, उसकी जो न्यूज़ है उसकी इंफॉर्मेशन है वो इसके बारे में इसके द्वारा बताई जाती है। फायदे क्या होते हैं, हमें पता चल जाता है कि हमारी इंडस्ट्रियल ग्रोथ कितनी होने वाली है, हमारे उद्योगों की ग्रोथ कितनी होने वाली है, ये बात हमें आईआईपी के माध्यम से पता होनी चाहिए, ठीक है। तो आईआईपी के बारे में पता चल गया आपको आईआईपी क्या होता है। अब मैं कुछ पॉइंट बता रहा हूं, आप याद रखना 8 कोर सेक्टर के बारे में। अभी कोर सेक्टर क्या होते हैं इनके नाम याद रखना, यूपीएससी ऑलरेडी क्वेश्चन इस पे पूछ चुकी है और इन फ्यूचर में भी क्वेश्चन पूछ सकती है। 8 कोर सेक्टर, कोर मतलब होता है बहुत ज्यादा जरूरी, ऐसा व्यक्ति जो आपके लिए बहुत ज्यादा जरूरी, उसे आप क्या कहोगे, ये तो खास है मेरे लिए, तो ये मेरा कोर सेक्टर है, ठीक है। ऐसा व्यक्ति जो मेरे लिए खास है मतलब मेरा कोर सेक्टर है। तो भारत में ऐसे कुछ उद्योग हो गए जो भारत की ग्रोथ के लिए, भारत की डेवलपमेंट के लिए जरूरी है, उसे कोर सेक्टर कहा जाता है। तो इसमें कितने कोर सेक्टर हैं, 8 है। कितने कोर सेक्टर है, 8 है। कौन कौन से हैं, सबसे पहला जो कोर सेक्टर है वो है रिफाइनरी प्रोडक्ट। जो रिफाइनरी होती है ना, उनमें जो तेल वगैरह होता है वो निकल रहा है, तो ये क्या है, ये पहला प्रोडक्ट है। दूसरा कौन सा है, रिफाइनरी के बाद में विद्युत मतलब इलेक्ट्रिसिटी है, भारत की ग्रोथ के लिए इलेक्ट्रिसिटी भी जरूरी है। तीसरा कौन सा है, इस्पात मतलब जो स्टील वगैरह बनती है, ये भी भारत की ग्रोथ के लिए बहुत ज़्यादा जरूरी है। चौथा कौन सा, कोयला, तो कोयला भी जरूरी है। पहला रिफाइनरी, दूसरा विद्युत, तीसरा इस्पात, चौथा कोयला। पांचवा कौन सा है, कच्चा तेल जो क्रूड ऑयल होता है वो भी जरूरी है, तो ये पांचवा क्रूड ऑयल हो गया। छठा कौन सा है, छठा है प्राकृतिक गैस मतलब जो नेचुरल गैस होती है, सीएनजी एलपीजी वगैरह, वो हो गया। सातवां कौन सा है, सीमेंट। और आठवां कौन सा है, फर्टिलाइजर मतलब उर्वरक। ये 8 के बारे में आपको पता होना चाहिए, रिफाइनरी, इलेक्ट्रिसिटी, इस्पात, कोयला, कच्चा तेल, प्राकृतिक गैस, सीमेंट और उर्वरक। आपको क्या क्या याद रहेगा, इलेक्ट्रिसिटी याद रह जाएगी, इस्पात याद रह जाएगा, कोयला रहेगा, सीमेंट रहेगा, क्रूड ऑयल भी रह जाएगा, प्राकृतिक गैस भी रह जाएगा। रिफाइनरी में आप कंफ्यूज हो सकते हो, तो आप रिफाइनरी भी याद रख लेना, ठीक है, रिफाइनरी भी इसमें शामिल है। तो ये था हमारा किसके बारे में, आईआईपी के बारे में आर्टिकल था। नेक्स्ट जो हमारा आर्टिकल है वो किसके बारे में, नेक्स्ट जो आर्टिकल है वो नडल्स के बारे में है। ये क्या है, नडल्स। नडल्स का मतलब क्या होता है, अगर मैं आपको सिंपल भाषा में समझाऊं, न्यूज़ में क्यों है, अभी ये जो केरल है ना, केरल, यहाँ पे एक पानी का जहाज जा रहा था, ये जो पानी का जहाज गिर गया, इसमें जो छोटे छोटे प्रोडक्ट थे ना वो यहाँ पे गिर गई। जी जी बिल्कुल सही है, यहाँ पे ये छोटे छोटे जो ये पानी का जहाज था, इसमें जो प्लास्टिक के छोटे छोटे टुकड़े थे वो यहाँ पे गिर गए। ये जो प्लास्टिक के टुकड़े, इनको क्या कहा जाता है, इनको नडल्स कहा जाता है। तो नडल्स क्या होता है, अगर यूपीएससी प्रीलिम में क्या आएगा, ये वर्ड आ जाएगा,
नडल्स किससे संबंधित है? प्रीलिम में बस यही पूछा जाएगा, नडल्स किससे संबंधित है? तो ये प्लास्टिक के छोटे छोटे टुकड़े हैं। नडल्स क्या है? प्लास्टिक के छोटे छोटे टुकड़े हैं। किससे संबंधित है? तो ये जो छोटे छोटे टुकड़े हैं वो प्लास्टिक से संबंधित है, जो कि पानी के जहाज में होते हैं। ठीक है, इसके कारण क्या होता है? इसके कारण ये होता है कि पॉल्यूशन बहुत ज्यादा फैलता है। तो नडल्स आपको समझ में आ गया कि ये क्या होता है? प्लास्टिक के छोटे छोटे टुकड़े होते हैं। इतनी इंफॉर्मेशन आप इसके बारे में याद रखना। ये क्या करते हैं? इसमें फिल्म्स है, कंटेनर है, पाइप है, प्लास्टिक बैग है, इन सब में इसका यूज होता है। ठीक है, तो ये नडल्स के बारे में आप इंफॉर्मेशन याद रखना। नेक्स्ट है एक एक्ट के बारे में। एक्ट क्या है? संप्रतीक और नाम अधिनियम 1950। संप्रतीक और नाम अधिनियम 1950 क्या मतलब है इस एक्ट का? इस एक्ट का मतलब ये है कि दरअसल क्या होता है, हमारे कुछ महान जो व्यक्ति जैसे गांधी जी है, सुभाष चंद्र बोस है, ठीक है, और भी हमारे जो महान नेता हैं उनके कुछ प्रतीक हैं। ठीक है, ये जो एक्ट वो कहना चाहता है कि हमारे जो महापुरुष है, साथ ही साथ में कुछ राष्ट्रीय प्रतीक है, जैसे कि तिरंगा है, राष्ट्रीय प्रतीक है। ठीक है, और भी राष्ट्रीय प्रतीक जो भी है, अशोक एम्बलम है, और भी है। तो ये जो एक्ट कहता है कि किसी महापुरुष और जो हमारे राष्ट्रीय प्रतीक होता है, आप इसका मिसयूज नहीं कर पाओगे। मिसयूज नहीं कर पाओगे मतलब क्या है? मतलब ये है कि आप इसका गलत उपयोग नहीं कर पाओगे। गलत उपयोग कैसे नहीं कर पाओगे? कि आप अपने बिजनेस के पर्पज से नहीं कर सकते हो, आप इनका गलत नाम नहीं लिख सकते हो। तो कहने का मतलब यही है कि ये जो हमारे महापुरुष है, हमारे जो तिरंगा है, प्रतीक है, इनका गलत उपयोग नहीं कर सकते हो, ये अधिनियम में लिखा गया है। तो संप्रतीक और नाम अधिनियम किसके बारे में बात करता है? कि महापुरुष है और जो हमारे जो महापुरुष है, तिरंगा है, प्रतीक है, उनका मिसयूज नहीं कर सकते हो, ये इसमें लिखा हुआ है। बस सिंपल भाषा यही है कि प्रतीकों का मिसयूज मत करो, जो हमारे राष्ट्र के लिए जरूरी चीजें हैं उनका मिसयूज मत करो, ये इसमें लिखा है। अगर आप इसका मिसयूज करते हो, गलत यूज करते हो, तो आपको 500 रुपए का जुर्माना भी देखने को मिल सकता है। ये अधिनियम 1950 का है। तो इसके बारे में इतनी ही इंफॉर्मेशन आपको पता होनी चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट है ये जांगेजूर कॉरिडोर। ये कहां पर है? तो जांगेजूर कॉरिडोर है वो कहां है? ये अपने हैं एक देश है। मैं आपको एक इंफॉर्मेशन शेयर करता हूं, आप याद रखना, मेंस में क्वेश्चन पूछा जा सकता है। देश कौन सा है? देश का नाम है, ये देखो, अर्मेनिया। अर्मेनिया। एक देश है अजरबैजान। एक देश कौन सा है? अर्मेनिया है। दूसरा देश कौन सा है? अजरबैजान है। अभी अर्मेनिया और अजरबैजान के बीच में जंग चल रही है, मतलब वॉर, जैसे भारत और पाकिस्तान के बीच में चल रही है, वैसे अर्मेनिया और अजरबैजान के बीच में चल रही है। अर्मेनिया भारत का दोस्त है, अजरबैजान है वो पाकिस्तान का दोस्त है। इन दोनों के बीच में जंग चल रही है। अभी ये जो अजरबैजान है, इसकी एक जगह है, इसका एक मतलब आप राज्य मान लो, ये अर्मेनिया है, इसका एक राज्य है। इस अर्मेनिया के राज्य को जोड़ने के लिए एक कॉरिडोर बनाया गया, जिसे जांगेजूर कॉरिडोर कहा जाता है। आपको इसके बारे में इतनी इंफॉर्मेशन होनी चाहिए कि जांगेजूर कॉरिडोर क्या है। जांगेजूर कॉरिडोर है वो अर्मेनिया का एक, अजरबैजान का एक कॉरिडोर है, जो अजरबैजान का एक राज्य है, उसको जोड़ने में काम आता है। बस इतनी इंफॉर्मेशन होनी चाहिए। प्रीलिम में अगर क्वेश्चन आए तो ये आएगा कि जांगेजूर कॉरिडोर कहाँ का है? तो अजरबैजान का है। बस इतनी ही इंफॉर्मेशन होनी चाहिए, बाकी चीजें कोई काम की नहीं। बस इतनी इंफॉर्मेशन याद रखना कि जांगेजूर कॉरिडोर कहाँ से है, किससे संबंधित है। ओके, नेक्स्ट है धनुष पर ध्वनि। इसके बारे में एबो इश्चो क्या है? बात करें धनुष पर ध्वनि के बारे में, तो ये क्या है? ये एक चक्रवात के बारे में बात करता है। ऐसी स्थिति जहां पर चक्रवात देखने को मिलता है, तूफान देखने को मिलता है, तो उसे ये नाम दिया गया है। धनुष पर ध्वनि क्या है? एक तूफान के बारे में नाम दिया गया है। ये जो रेडार होते हैं ना, जहां पर तूफान वगैरह को रजिस्टर किया जाता है, तो वहां पर ऐसे धनुष के आकार का दिखाई देता है। जब हमारा रेडार लगे होते हैं जो नापते हैं, किसको नापते हैं? कि चक्रवात कितने आने वाले हैं, कब आने वाले हैं। जब ये धनुष पर ध्वनि होती है, उसके ये दिखाई देता है। धनुष पर ध्वनि होती है, वहां पर ये धनुष के आकार का दिखाई देता है रेडार पर, इसलिए ये चक्रवात के बारे में बताता है। देखो धनुष पर ध्वनि क्या है? धनुष पर ध्वनि है, ये एक चक्रवात की ट्रम है, एक चक्रवात आता है, उसे ये नाम दिया जाता है। ठीक है, ये जो रेडार होता है उसमें इस प्रकार से दिखाई देता है, इसलिए इसे धनुष पर ध्वनि कहा जाता है। धनुष पर ध्वनि याद रहेगा, इतनी ही इंफॉर्मेशन रखो। एक चक्रवात, एक तूफान की स्थिति का नाम दिया जाता है, बहुत भयंकर आंधी आ रही, उसको ये नाम दिया जा रहा है धनुष पर ध्वनि। जांगेजूर कॉरिडोर क्या है? ये अजरबैजान का है। बस इतनी इंफॉर्मेशन याद रखना, ये अजरबैजान का। बाकी इंफॉर्मेशन आपको याद रखने की आवश्यकता नहीं है, ये ओनली अजरबैजान का है। इतनी इंफॉर्मेशन आप याद रखना। संप्रतीक क्या है? संप्रतीक एक्ट वाला क्या है? जो महापुरुष होते हैं, महापुरुष और प्रतीक। प्रतीक क्या होता है? जैसे अशोक एम्बलम है, हमारा राष्ट्र ध्वज है, इसका गलत यूज मत करो। इसके बारे में ये अधिनियम बताता। बस इतनी इंफॉर्मेशन याद रखना कि ये इसके बारे में बताता है। फिर ये जोखिम वोखिम के बारे में हम बात कर चुके हैं, आईआईपी के बारे में बात करें। नडल्स क्या है? प्लास्टिक के छोटे छोटे टुकड़े।
प्लास्टिक के छोटे छोटे टुकड़ों को नडल्स कहा जाता है। ये इसके बारे में इंफॉर्मेशन है। ठीक है, आईआईपी के बारे में बात कर लिया था, आईआईपी के कोर वर्क्स क्या है और 8 सेक्टर क्या है इसके बारे में बात की थी। तो बिल्कुल सिंपल आर्टिकल थे, कोई ऐसा आर्टिकल नहीं था जो आपको समझ में नहीं आ रहा है या ऐसे कोई रॉकेट साइंस है, बिल्कुल इजी आर्टिकल थे। तो आज की डिस्कशन में इतना ही था। अब मेरे को आप बताना सबसे पहले एफडीआई और एफपीआई में अंतर क्या होता है, इसके बारे में आप कमेंट में बताना या टेलीग्राम ग्रुप में बताना, इसके बारे में जरूर बताना। एफडीआई एफपीआई होता क्या, इसमें अंतर बताओ पहला। दूसरा मेरे को पहला ये एफडीआई और एफपीआई के बारे में बताओ। दूसरा मेरे को बताओ कि दूसरा क्वेश्चन आप मेरे को ये बताओ कि अभी जो हमारा ग्लोबल वार्मिंग है ये बढ़ता जा रहा है, तो इसे कैसे रोके, पहला कैसे रोके, प्रभाव क्या पड़ेगा, नुकसान क्या है, ये सारी चीजें हमें ग्लोबल वार्मिंग के बारे में बताना। मेंस के तरीके से आप बताना। ग्लोबल वार्मिंग के लिए एक प्रॉपर मेरे को आंसर चाहिए। एक एफडीआई एफपीआई के बारे में बताना कि ये दोनों क्या होते हैं, एफडीआई क्यों भारत में ज्यादा आएगी, क्यों कम आएगी, और एक ग्लोबल वार्मिंग के बारे में बताना। एक मेरे को बताना रेमिटेंस के बारे में, रेमिटेंस क्या होता है, कैसे आता है और कहाँ आना चाहिए, फायदे क्या है, नुकसान क्या है। और एक मेरे को जो हमने पहली बात की थी ना आर्टिकल के बारे में, उसके बारे में भी बता देना कि जो थिएटर कमांड होती है वो क्या बेनिफिट है, उसकी क्या नुकसान है, उसके बारे में भी थोड़े थोड़े पॉइंट बता देना। तो ये थोड़े थोड़े पॉइंट है, इन तीनों चारों के बारे में कुछ कुछ लिख के जरूर बताना, ताकि क्या आपको याद भी रह जाएगा कि हमने क्या चीज़ डिस्कस की थी और हमें क्या चीज़ें पता होनी चाहिए। ठीक है, तो आज की डिस्कशन में इतना ही है। मिलते हैं कल एक नए वीडियो के साथ में, तब तक के लिए आप अपना ध्यान रखो। जय हिंद, जय भारत।